सो आप कंपेयर मत करिए कि वो 6 महीने में सिलेक्ट हो गया, तुम्हारा 2 साल क्यों लग रहा है? भाई तुम्हारा 2 साल में हो रहा है, उसका 3 साल क्यों लग रहा है? तो भाई हर एक इंसान के माइंड की कैप्चरिंग पावर अलग होती है और ये बात अपने माँ-बाप को नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं की जेनेटिक्स हमारे में होती है। लाइफ में उन्हीं के द्वारा दिया गया दिमाग होता है, उन्हीं के द्वारा दिया गया शरीर होता है, उन्हीं का खून हमारे खून में जाता है। तो अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प नहीं था, तो अचानक से बच्चे का दिमाग कहाँ से शार्प हो जाएगा भाई? हम भी तो आप ही के खून है। देखिए फिर भी बच्चा ऐसे एटमॉस्फेयर में पल रहा है जहाँ पे वो लड़ने की कोशिश कर रहा है, लड़ रहा है और जीतेगा सर। सही बात। हारा वही जो लड़ा नहीं सही। और जीता वही जो जीता। बिल्कुल। हाँ, तो आप मतलब थोड़ा-सा उनको छोड़ दीजिए, रिलैक्स करने दीजिए और समय आएगा तो सब करेंगे। क्योंकि मैं देखता हूँ कि कोचिंग में तो बहुत सारे लोग बच्चे आते हैं पढ़ने। मैं देखता हूँ 95% बच्चा सीरियस है अपने सपनों को लेकर। तो पेरेंट्स को बस सपोर्टिव सिस्टम की तरह रहना चाहिए। बाकी हर पेरेंट्स के नज़रिया अलग होता है बच्चों को पैम्पर करने का। तो मैं सारे लोगों को यही कहूँगा, आप किसी भी बच्चे को किसी बच्चे से कंपेयर मत करिए। हर बच्चे की कैप्चरिंग पावर अलग होती है। एक क्लास में 60 बच्चा है तो 60 में से 10 को पहले समझ में आ जाता है, 50 को बाद में समझ में आता है, या एक को बहुत जल्दी समझ में आ जा रहा है। तो हम उससे तुलना करें कि वो ऐसा क्यों नहीं है। तो भाई शर्मा जी का लड़का शर्मा जी का लड़का है और गुप्ता जी का लड़का गुप्ता जी। गुप्ता जी का लड़का है। आप शर्मा और गुप्ता को कोलैप्स नहीं कर सकते हैं। मोटिवेशन इज अ डिफरेंट थिंग। सामने वाला तो मोटिवेट आपको कर देता है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा ना, एक किसी शायर की एक शायरी याद आ रही है कि ना किसी हमनसी ना किसी हमनवा से निकलेगा, ये हमारे पाँव का कांटा है साहब, खुद हम ही से निकलेगा। 6 साल लग जाए और चाहे 60 साल लग जाए, मेरे भाई करना तो तुमको ही है। बस सामने वाला ढाढ़स बना सकता है, करना तुमको है, झंडे तुम्हें ही गाड़ने हैं। क्या कर सकते हो तुम्हें सोचना है, सामने वाला केवल रास्ता दिखा सकता है। तो कहते हैं ना कि तुम सफल हो जाओगे या लोग असफल हो जाओगे, तो कहना एक ही है। तुम असफल हो जाओगे तो लोग कहेंगे कि मुझे लगता ही था इसके लक्षण ही ऐसे दिखते थे, और तुम सफल हो जाओगे तो लोग कहेंगे कि मुझे लगता ही था इसके लक्षण ही ऐसे दिखते थे। शब्द एक है लेकिन मायने बदल गए। सीजल में स्कैम बिल्कुल हुआ था सर, जब मैंने वीडियो बना दी है। अब लोगों ने शुरुआत में क्या स्कैम हुआ, बाद में कहा नहीं हुआ। नहीं हुआ था। पहली बात तो मैं शुरू से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, और जितने बच्चे एसएससी जान लीजिए आप सारे लोग, 150 के ऊपर कट ऑफ जाना ये अनएक्सेप्टेबल है सर। सही। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कि 150 नंबर कट ऑफ कैसी जा सकती है। हाँ, एग्री करता हूँ, लोग बहुत तेज हो गए, लोगों को बहुत अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, लोगों को अच्छा पढ़ाया जा रहा है, सारे टीचर्स बहुत शानदार हैं, सारे रिसोर्सेज बहुत शानदार हैं। लेकिन एक साथ 150 नंबर पाना लोगों का, ये कहीं ना कहीं सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्योंकि हम लोग हज़ारों की जनसंख्या में पढ़ाते हैं, तो जब क्लास में टेस्ट होता है तो 2 4 10 15 20 10 5 अच्छा नंबर करते हैं, फिर बाकी बहुत काफ़ी डिफरेंसेज होना है। सही। तो इतना कट ऑफ जाना ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें हुई हैं। सरकार अभी आएगी, अभी किसी भी मंच पे आएगी, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आप हो, चाहे जो, वो सारे लोग एक ही मंच पे आके एक ही बात बोलेंगे कि हम बेरोजगारी हटाएंगे, हम शिक्षा के स्तर को बेहतर कराएंगे। मेरे भाई, बेरोजगारी को हटाने के लिए वैकेंसी देना पड़ेगा। 2-2 साल 3-3 साल से वैकेंसी नहीं देते हो। सेंट्रल की वैकेंसियाँ थामी हुई, भारत में 2 ही 3 है जो वैकेंसी अच्छे से दे रही है। एक एसएससी देती है, एक बैंक देती है, और डिफेंस देती है, नाम मात्र का देती है, सिविल देती है, नाम मात्र का देती है। सिविल निकालने की सबकी औकात नहीं होती है। तो क्या सब आईएएस ही थोड़ी ना बनेंगे, सब डीएम ही थोड़ी ना बनेंगे, सब एसडीएम ही थोड़ी ना बनेंगे। भाई कुछ एसडीएम के साथ काम करने वाले लोग भी तो होने चाहिए, नहीं तो आपका ऑफिस कैसे चलेगा? आप समझिए ना। बिल्कुल। तो जब छोटे वो चीज़ें दी नहीं जाती है, सीजीएल की वैकेंसी भी कभी कम दे देते, कभी ज़्यादा दे देते हैं। इतनी बड़ी बेरोजगारी की संख्या, 10,000 वैकेंसी दी जा रही, 15,000 वैकेंसी दी जा रही, कहाँ से काम हो पाएगा? कुछ लोग सेलेक्ट होंगे तो 100% ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिजेक्ट ही तो होने वाले हैं। वैकेंसी की संख्या को बढ़ानी चाहिए। कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सर, कोचिंग इंस्टीट्यूट सर हैं कि एक तरीके से बिजनेस बन चुके हैं। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि वैकेंसी आती नहीं है, लोग बैचेस लॉन्च करते जा रहे हैं और लेते जा रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं कि हम थार दे देंगे। थार से आप समझ गए होंगे थोड़ा सा हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो और दूसरे टीचर एक दूसरे को आके बोल रहे हैं कि वो अच्छा नहीं पढ़ाता है, ये अच्छा नहीं पढ़ाता है, इसने इस बोर्ड में इसको 2 का मल्टीप्लाई इसको कोने में कर रहा है। वो सब वीडियोस आपने शायद देखे हो। आप बिल्कुल देखा है। तो क्या ये सही, एक टीचर हो कि दूसरे टीचर के बारे में ऐसे आके ऑनलाइन बुरा बोलना, क्या ये सही है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हमारे साथ है प्रयागराज के मशहूर सर हेमंत सर, जिन्होंने सिलेक्शन अड्डा की ये कोचिंग फाउंड की है। तो ये सिलेक्शन अड्डा के फाउंडर है और यहाँ पे तकरीबन इलाहाबाद के सारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इसी कोचिंग में आते हैं एसएससी की तैयारी, बैंक की तैयारी और मल्टीपल कोर्सेज़ की भी तैयारी करने के लिए। तो आज हम शुरुआत करते हैं कि उनकी जर्नी कैसे थी और उनके साथ कैसा लोगों ने उनको किस तरीके से जाना है, लेकिन उनकी और आधुनिक चीज़ें क्या है जिसे लोग नहीं जानते हैं। तो हमारे साथ है अभिषेक। अभिषेक,
तो आज का पॉडकास्ट या आज कहें आज का एपिसोड आज थोड़ा-सा हमारे लिए एक्साइटिंग है, क्योंकि हम लोग ने आज तक क्या किया है, सिर्फ़ टीचरों के क्वेश्चन का आंसर दिया है। लेकिन आज पहली बार ऐसा होगा कि हम क्वेश्चन करेंगे और एक टीचर हमारा आंसर करेगा। तो सर सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो सर सबसे पहले सर ये बताइए सर, इस सिलेक्शन अड्डा की शुरुआत हुई कैसे? पहले तो आप सारे लोगों को थैंक यू वेरी मच एंड आप सारे व्यूअर को जय हिंद, जय भारत। सिलेक्शन अड्डा की शुरुआत की बात की जाए तो सिलेक्शन अड्डा की शुरुआत की जर्नी 2018 में हुई और आज लगभग 7 साल होने को है और 7 साल हो गए सिलेक्शन अड्डा की शुरुआत हुए। शुरुआत बहुत एक्साइटिंग रहा है और इसको शुरू करने के पीछे कोई स्पेसिफिक कारण नहीं था। जीवन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब हम लोगों ने सोचा कुछ नहीं होता लेकिन वो हो जाता है। तो इसको खोलने के पीछे कोई कारण नहीं था कि इसको मुझे खोलना ही खोलना है, या हम लोगों ने जब सिलेक्शन अड्डा की शुरुआत की तो पहले मैं थोड़ा-सा बताता हूँ कि शुरुआत हमारी कहाँ से हुई है। बिल्कुल। पहले मैं दिल्ली में पढ़ा करता था, तो वहीं पे पढ़ाना भी शुरू किया। तो वहाँ छोटी-छोटी कोचिंग्स में पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद जो मेजरली मेरी स्टार्टिंग हुई, वो स्टार्टिंग हुई महिंद्रा इंस्टीट्यूट से और वन ऑफ द रिनाउंड, ये जानी-मानी है प्राइवेट। हाँ, वन ऑफ द नॉट प्रयागराज, वन ऑफ द रिनाउंड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल ओवर इंडिया। सो वहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत की। तो पहला मुझे ब्रांच जो मिला था वो प्रयागराज मिला था और प्रयागराज से मैंने पढ़ाना शुरू किया। पढ़ाना तो मैं काफ़ी टाइम से पहले से शुरू कर दिया था, लेकिन एक बहुत रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स में मैं पहली बार। तो मतलब टीचिंग की लाइन आपने चूज़ करी या टीचिंग लाइन ने आपको चूज़ करा? टीचिंग लाइन को मैंने नहीं चूज़ किया, ज़रूरतें होती हैं जीवन में, एक इंसान को उस जगह पे लाके खड़ा कर देता। क्योंकि जिस परिस्थिति से मैं बिलॉन्ग करता हूँ और जिस जगह से मैं आता हूँ, वहाँ पे बहुत दिन तक एक लड़का किसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकता है। जी। तो मैं जिस जगह से आता हूँ, उस तरीके वहाँ पे ऐसी स्थिति थी मेरी, कह सकता हूँ व्यक्तिगत स्थिति थी, या अ, आत्मसम्मान की बात कह सकता हूँ कि मैं ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता हूँ, या मुझे लगता था कि मुझे लोग उतने दिन तक अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। जी, जी। तो बहुत कम समय में मैं मेजरली स्टार्ट किया पढ़ाने के लिए, क्योंकि था कि अभी इनकम का कोई स्रोत नहीं था, तो मैं ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। फिर उसके बाद कंटेंट बनाना शुरू किया। तो ज़रूरतें थी इसलिए मैंने पढ़ाना शुरू किया। कोई ये नहीं था कि शुरू में मुझे बहुत पसंद था। हुँ, हुँ। हाँ, ज़रूरतें थी, लेकिन अब ये मेरे जीवन की कह सकते हैं पहली पसंद या पहली मोहब्बत कर सकते हैं। ये काफ़ी काफ़ी पॉपुलर है ये कोचिंग। क्या आप लोग ऑनलाइन भी हैं या सिर्फ़ ऑफ़लाइन हैं आपके? ऑनलाइन तो हम लोगों ने काम नहीं किया, लेकिन हम लोग ऑनलाइन पे आ रहे हैं और मोस्ट प्रोबब्ली अभी हमारा जल्द ही 1 आध महीने में ऑनलाइन हम पूरे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से हमारा सेटअप बन रहा है और बहुत सारी टीम भी जुड़ रही है, तो हम लोग ऑनलाइन भी काम कर रहे हैं। बाकी ऑफलाइन से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए ऑनलाइन पे काम नहीं किया गया, लेकिन हाँ, ये हमारा लूप होल्स था, अभी हम ऑनलाइन पे भी आ रहे हैं। तो मतलब आप एक टीचर हैं, आपके हिसाब से कौन-सी मतलब कौन-सा मेथड सही होता है बच्चों के लिए ज़्यादा, ऑनलाइन या ऑफ़लाइन? लाइफ में कोई भी चीज़ यही सही है, ये सही नहीं है, हुँ। और यही गलत है, ये भी गलत नहीं है। तो हर चीज़ की अपनी-अपनी वेटेज होती है। हर तरीके के लोग होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वन वे कम्युनिकेशन पसंद करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टू वे कम्युनिकेशन पसंद करते हैं। हुँ। तो जब बेसिक से कोई बच्चा स्टार्ट हो करता है, तो उसके लिए ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफ़रेबल होता है। क्योंकि बेसिक में क्या होता है कि उसके डाउट्स को इंस्टेंटली सॉल्व हो जाता है। लेकिन जब ऑनलाइन कोई स्टार्ट करता है, तो इंस्टेंटली उसकी प्रॉब्लम नहीं सॉर्ट आउट हो पाती है। तो ऑफलाइन एक बेसिक बच्चे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑनलाइन वो बच्चा जो पहले से सीखा होता है, वो ऑनलाइन ज़्यादा ग्रैस्प कर पाता है। बाकी अपनी-अपनी जगह पे ऑनलाइन भी बहुत शानदार है और ऑफलाइन भी शानदार है। ऐसा नहीं होता कि ऑनलाइन पे जनरली लोग थोड़ा आलस खा जाते हैं कि यार घर पे बैठे और फिर वो स्केड्यूल खराब हो जाता है। मतलब हमने भी पहले अनअकैडमी वगैरह पे सब्सक्रिप्शन वगैरह लिया था कंप्यूटर साइंस के लिए, तो हमको उस समय लगा यार चलो कल कर लेंगे, वो कल करते-करते वो मँसेज जाता था। क्या आपको नहीं लगता ऐसा? ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ऐसे तो ऑफलाइन क्लासेस में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जो बस क्लास में बैठे हुए हैं अपीयरेंस के लिए, बाकी उनका दिल दिमाग कहीं और लगा हुआ है। प्रायोरिटीज़ की मैटर करती है। जिस इंसान के सपने क्लियर होती है, कि जिस इंसान को पता है कि हमें जीवन में क्या करना है, तो उसकी प्रायोरिटी सेट है कि उसे क्या करना है। तो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, वो 100% अपना मोस्ट एफिशिएंसी देगा जितना भी उसके पास है। तो सर आपने मतलब कि सपने की जब बात की, तो आपका क्या सपना ये कोचिंग का था या फिर आप भी सरकारी नौकरी की तैयारी तो हाँ, करने मैंने तैयारी करना स्टार्ट किया था, स्टार्टेड एंड काफ़ी अच्छे जगह तक भी मैं गया, लेकिन नहीं कर पाया। एयर फ़ोर्स तक मैं पहुँचा हूँ, अच्छा। तक दिया हूँ मैं।
सीजीएल का मेंस दिया। लेकिन होता ना कि किसी भी जगह पे अपने आप को सस्टेन करने के लिए आपके 4 पाँव ज़रूरत होने चाहिए। तो मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में अच्छा कर लेता था, लेकिन और सारे सब्जेक्ट में अच्छा नहीं कर पाता था। जिसकी वजह से वो उस जगह पे नहीं पहुँच पाया जिस जगह पे मैं पहुँचना चाहता था। सपना मेरा था कि मैं डिफेंस में जाऊँ, लेफ्टिनेंट बनने का सपना था कि इस कंधे पे 2 तमगा लगे, 2 सितारे लगे। लेकिन नहीं हो पाया, कुछ कमी थी और ईश्वर नहीं चाहता था कि मैं वहाँ पे जाऊँ। सो शायद इसलिए नहीं हो पाया, लेकिन आज बहुत खुशी होती है कि आज मेरे पढ़ाए हुए बहुत सारे ऐसे लेफ्टिनेंट बने हुए हैं, बहुत सारे कैप्टन बन चुके हैं। अच्छा। सो आई फील वेरी हैप्पी हुँ। एंड जो चाहते थे वो नहीं मिला, लेकिन आज जो मिला है वो हर चाहतों से ज़्यादा बेहतर है। मतलब कि इसको हम ये कह सकते हैं कि आप जो चाहते थे, वो सपने आपके खुद के बच्चे कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल डेफ़िनेटली तो इसकी अलग खुशी होती है। यही है हैप्पी बेसिकली जो होता है अच्छे के लिए होता है। हाँ। अच्छा सर, जैसे कि जब आप शुरुआत में तैयारी करते होगे तो आपके पेरेंट्स का या माँ-बाप का कुछ होता होगा कि यार ऐसे तैयारी करो, वैसे तैयारी करो। लेकिन आजकल की जैसे कि मेरे कुछ दोस्त भी वो भी तैयारी कर रहे हैं, तो लेकिन माँ-बाप का ना प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। तो इसको इस टाइप को देखो, मैं बहुत फ्रैंकली बोलूँ, ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न के जवाब से भारत का हर बच्चा ग्रसित होगा। सपोर्टिव होना और प्रेशर डालने में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को सपोर्ट करते रहते हैं, ठीक है, आज नहीं तो कल कर लोगे यार, कल नहीं तो परसों कर लोगे, परसों नहीं तो नरसों कर लोगे। हुँ, इन कंक्लूजन उनका जितना भी सपोर्ट है, इन कंक्लूजन वो सक्सेस में कन्वर्ट होना चाहिए। करेक्ट। हुँ, और सपोर्ट भी करता है, तो जब बच्चा सामने वाला होता है तो उसको ये बात का एहसास है कि दिस इज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर। हुँ, हुँ, हुँ। सो यार देखो, प्रेशर तो लेना पड़ेगा भाई, चाहे वो कोई दे और चाहे आप खुद से जनरेट करें। बिना प्रेशर के आप अगर चाहते हैं कि इस भीड़ में और इस भेड़ चाल के हिस्से में आप सस्टेन कर जाएं, तो ये संभव नहीं। चाहे उस आप प्रेशर अपने आप से जनरेट कर लें या कोई आपको प्रेशर जनरेट करके दे, आपको प्रेशर लेना पड़ेगा, तभी जाके आप सफल होंगे। बट माँ-बाप ना कुछ एकदम घुस जाते हैं कि अगर ये नहीं है तो फिर मतलब कि आप जानते होंगे कुछ बच्चे आपसे आके कहते हाँ, होंगे कि यार बहुत सारे माँ बाप माँ-बाप भी आते होंगे हाँ, आपके पास। बिल्कुल आते हैं, तो बिल्कुल। अगर माँ-बाप को मतलब कि पेरेंट्स को अगर कोई संदेश देना हो कि आप अपने बच्चों के साथ इस तरीके से रहिए, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सारे पेरेंट्स को यही बात बोलना चाहूँगा कि देखिए, हर बच्चे डिफरेंट होते हैं। आप किसी भी बच्चे को कंपेयर मत करिए किसी भी बच्चे से। करेक्ट। अगर आप किसी भी बच्चे से कंपेयर करेंगे तो वो बच्चा डिमोरलाइज़ हो जाएगा। जैसे मैं अगर इस इंस्टीट्यूट की बात करूँ तो यहाँ से हज़ारों लोग सेलेक्ट हुए हैं। चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एसएससी हो, चाहे डिफेंस हो, किसी एनी ऑफ द सेक्टर। तो अगर मैं बात बोलूँ तो हर एक इंसान की ग्रेस्प पावर अलग होती है। जैसे कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ है, कोई बच्चा 6 महीने में सिलेक्ट होके गया, कोई बच्चा 1 साल में सिलेक्ट होके गया, कोई बच्चा 2-2 साल लगा दिया। अभी मैं सिलेक्शन अड्डा में एक बच्ची सिलेक्ट हुई, सोनाली केसरवानी नाम से, वो लगभग 6 साल लगा दी तैयारी करने में। 6 साल। 29 साल की उम्र में जब उसका लास्ट आईबीपीएस और आरआरबी का अटेम्प्ट होने वाला था, तब जाके वो लड़की प्रोबेशनरी ऑफिसर बनी हुई है। तो आप वो भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं जो 6 महीने में लोग सिलेक्ट होके चले गए यहाँ से। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, विद इन द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम दे गॉट सिलेक्टेड। सो आप कंपेयर मत करिए कि वो 6 महीने में सिलेक्ट हो गया, तुम्हारा 2 साल क्यों लग रहा है? भाई तुम्हारा 2 साल में हो रहा है, उसका 3 साल क्यों लग रहा है? तो भाई हर एक इंसान के माइंड की कैप्चरिंग पावर अलग होती है और ये बात अपने माँ-बाप को नहीं भूलना चाहिए कि उन्हीं की जेनेटिक्स हमारे में होती है। लाइफ में उन्हीं के द्वारा दिया गया दिमाग होता है, उन्हीं के द्वारा दिया गया शरीर होता है, उन्हीं का खून हमारे खून में जाता है। तो अगर आपका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प नहीं था, तो अचानक से बच्चे का दिमाग कहाँ से शार्प हो जाएगा भाई? हम भी तो आप ही के खून है। लेकिन फिर भी बच्चा ऐसे एटमॉस्फेयर में पल रहा है, जहाँ पे वो लड़ने की कोशिश कर रहा है, लड़ रहा है और जीतेगा सर। हुँ, सही बात, हारा वही जो लड़ा नहीं सही। और जीता वही जो जीता। बिल्कुल। हाँ, तो आप मतलब थोड़ा-सा उनको छोड़ दीजिए, रिलैक्स करने दीजिए और समय आएगा तो सब करेंगे, क्योंकि मैं देखता हूँ कि ये कोचिंग में तो बहुत सारे लोग बच्चे आते हैं पढ़ने। मैं देखता हूँ 95% बच्चा सीरियस है अपने सपनों को लेकर। तो पेरेंट्स को बस सपोर्टिव सिस्टम की तरह रहना चाहिए। बाकी हर पेरेंट्स के नज़रिया अलग होता है बच्चों को पैम्पर करने का। तो मैं सारे लोगों को यही कहूँगा, आप किसी भी बच्चे को किसी भी बच्चे से कंपेयर मत करिए। हर बच्चे की कैप्चरिंग पावर अलग होती है। एक क्लास में 60 बच्चा है तो 60 में से 10 को पहले समझ में आ जाता है, 50 को बाद में समझ में आता है, या एक को बहुत जल्दी समझ में आ जा रहा है। तो हम उससे तुलना करें कि वो ऐसा क्यों नहीं है, तो भाई शर्मा जी का लड़का शर्मा जी का लड़का है और गुप्ता जी का लड़का गुप्ता जी। गुप्ता जी का लड़का है। आप शर्मा और गुप्ता को कोलैप्स नहीं कर सकते हैं। शर्मा में शर्मा का खून है, गुप्ता में गुप्ता का खून है। हो सकता है शर्मा का खून बहुत तेज चल रहा है तो शर्मा जी का लड़का भी बहुत तेज चल रहा है ना? जी। लेकिन जैसे कि आपने बात की 6 साल किसी बच्चे का नाम बताया आपने हाँ, सोनाली के साथ। 6-7 साल, हाँ, यस, यस। तो और मैं कंटिन्यूअसली आई एम टीचिंग है।
अच्छा। हाँ, वो बच्ची प्री कितनी बार फेल हुई, फिर उसके बाद मेंस कितनी बार दी, मुझे लगता है 25 से 30 तो मेंस दी होगी। और वो 4 इंटरव्यू से आउट हुई, आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू से आउट हुई, आरआरबी पीओ के इंटरव्यू से आउट, आरआरबी पीओ के इंटरव्यू से 2 बार शायद आउट हुई, आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू से 2 बार आउट हुई है। इस बार लास्ट टाइम अभी इसी साल सेलेक्ट हुई है। इसी साल आरआरबी पीओ में इंटरव्यू देकर आई है, उसमें सेलेक्ट हुई। अब आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू दिया है, क्या पता उसमें शायद ना हो उसका, तो उसका इतना इंटरव्यू हो जाए। भगवान करे हो जाए। तो हर एक इंसान का अलग-अलग सीन होता है। लेकिन वो 6 साल 7 साल बहुत लंबा ड्यूरेशन बहुत, होता है। बहुत शायद। मतलब कि इतने समय तक किसी की सहानुभूति रखना वो कायम है, मैं ये कैसे ये किया भाई? कह सकता हूँ एक प्यार है, या मैं क्या कह दूँ, भगवान की देन है, ईश्वरीय देन है कि कहते हैं ना कि मुस्कुराहट किसी भी गैरों के सामने निकल जाती है, लेकिन आंसू अपनों के सामने ही आती है। और मतलब मैं 90% अगर अधिकारियों की बात करूँ, जो भी चाहे प्रोफेसर या ऑफिसर हो, व्हाटएवर दे हैव गॉट द डेजिग्नेशन इन देयर लाइफ, वो कभी ना कभी मुलाकात में मेरे सामने उनके आंखें नम हुई हैं, उनके आंखों से आंसू निकले हुए हैं। और जब भी उनकी आंखों से आंसू निकलता है, तो ऐसा नहीं कि दिल मेरा रोने का मन नहीं करता, दिल मेरा भी टूटता है, लेकिन मुझे लगता है कि इसने अगर मेरे सामने आंसू निकाला है, तो उसके सोच के रखा है कि ये मेरे से ज्यादा ताकतवर इंसान है, शायद मुझे कुछ तो करेगा। तो मैं उस दिन भले चेहरे पे मेरी मुस्कुराहट होती है उसके आंसुओं को देख के, लेकिन मन ही मन ये होती है ईश्वर से कामना कि हे ईश्वर, इसके आंसुओं का बदला ज़रूर पूरा कर दीजिए और इसको पहुँचाइए जहाँ तक ये पहुँचना चाहता है। और जब वही आंसू कन्वर्ट होते हैं सफलता में, तो मैं वही दिन उसको याद कराता हूँ कि आज के 6 महीने पहले या 1 साल पहले देखो कैसी परिस्थिति थी और आज कैसी परिस्थिति है। तो आँख से आंसू बहुत सारे बच्चों के आते हैं, मतलब तो हज़ारों को देखता हूँ। हुँ, और इस कोचिंग में मतलब मुझे टीचर कम बच्चे और भाई ज़्यादा अपना मानते हैं। और अपनी परिस्थितियों के बारे में ज़रूर बताते हैं कि सर ऐसी-ऐसी दिक्कतें हैं। और हम सारे-सारे टीचर, जितने भी टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं, जितने भी हम फाउंडर्स हैं, सारे-सारे उनके दिमाग में रहता है कि उनको किस तरीके से ट्रीट किया जाए ताकि वो कोलैप्स ना करें। क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया का चाहे कितना भी तेज़ हो, तेज़ को तो साइड कर देते हैं, हुँ, तेज़ तो अपनी जगह हुँ। बना लेता है। दुनिया का कितना भी छोटा जो मतलब कह सकते हैं दिमाग से थोड़ा कमज़ोर बच्चा हो, कितना भी कमज़ोर बच्चा हो, अगर उसको एक इसका इंसान का हीरो मिल गया, अगर उसको एक हीरो ऐसा मिल गया जो हर परिस्थिति में बोलेगा तुम आगे बढ़ो, तुम्हें गिरने नहीं देंगे, गिरोगे तो सबसे पहले हाथ लगाऊँगा मैं, हाथ लगाने के लिए हमेशा खड़ा रहूँगा, तुमको चोट का एहसास नहीं होने दूँगा। मैं आपको वादा करता हूँ, मैं दुनिया के हर चैनल पे बोलना पसंद करूँगा, अगर उसके जीवन में एक हीरो है, जो उस पे भरोसा जताता है, हुँ। तो कभी भी दुनिया का कोई बच्चा विफल नहीं हो सकता, उस सफलता का झंडा गाड़ के ही लौटेगा। वो 100% लौटेगा। सही सर कोई ऐसी टिप्स, क्योंकि यहाँ बहुत बच्चे ये एपिसोड देखेंगे, हाँ। तो बहुत से लोगों के मन में अब ये क्वेश्चन आएगा कि हमारी जेनेटिक्स की प्रॉब्लम सर ने बता दी कि पेरेंट्स ऐसे हैं तो तुम भी ऐसे हो, तो वो थोड़ा-सा डिमोटिवेट हो सकते हैं। देखो ये हमारा 6 साल से नहीं निकला सर, यही रीज़न है। देखो मोटिवेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, सामने वाला तो मोटिवेट आपको कर देता है। लेकिन मैं एक चीज़ बोलूँगा ना, एक किसी शायर की एक शायरी याद आ रही है कि ना किसी हमनसी ना किसी हमनवा से निकलेगा। ये हमारे पाँव का काँटा है साहब, खुद हम ही से निकलेगा। सही 6 साल लग जाए और चाहे 60 साल लग जाए, सही है। मेरे भाई करना तो तुमको ही है। बस सामने वाला ढाढ़स बना सकता है, करना तुमको है, झंडे तुम्हें ही गाड़ने हैं। क्या कर सकते हो तुम्हें सोचना है, सामने वाला केवल रास्ता दिखा सकता है। 6 साल के पीरियड में जब किसी का नहीं निकलता है, तो वो डिप्रेशन के फ़ेज़ से काफ़ी फ़ेज़ से गुज़रता है। उस फ़ेज़ में कोचिंग किस तरीके से एक हेल्प करती है? एक चीज़ और है, जैसे कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत डिमोरलाइज़ हो जाते हैं, जैसे करेक्ट। 1 आध 2 अटेम्प्ट में नहीं निकला, तो वो क्या करना शुरू कर देते हैं कि उनको लगने लगता है कि हम सर के सामने कैसे जाएँ? मेरे भाई बाप हो या टीचर हो, ठीक है ना? करेक्ट, करेक्ट। इनके सामने जाने से ना तो आपकी इज़्ज़त हुँ, बढ़ती है और ना तो आपकी इज़्ज़त घटती है, बिल्कुल। ठीक है ना? तो अगर आपको ये एहसास होता है ये सर क्या सोचेंगे? सर और अच्छा सोचेंगे। क्योंकि सर के दिमाग में ये है कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई है, हमारे अंदर क्या त्रुटि रह गई है, अभी तक इसका हुआ नहीं है। और अगर जिस दिन इसका हुआ, तो ये इतिहास बदल के जाएगा, क्योंकि ये मेरे लिए एक ऐसा केंद्र बिंदु हो जाएगा, जिसको मैं जब सब सामने पोडियम पे लाकर खड़ा करूँगा, तो ये मैं गर्व के साथ बोल सकता हूँ, एक हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदल कर जाएगा। तो सर ये सोचते हैं आपके बारे में, सर ये नहीं सोचते कि 2 साल से पढ़ रहा है, इसका क्यों नहीं हो रहा है। सर ये सोचते हैं कि जब 2 साल बाद ये होगा, तो मेरे पास बोलने का एक कारण हो जाएगा कि देखो 2 साल तक इसने कठिन तपस्या की और आज ये आपके सामने अपने युद्ध स्थल से भागा नहीं। वो कहते हैं ना कि युद्ध स्थल में पहुंचा इंसान योद्धा होता है। सही में। कि युद्ध स्थल में पहुंचने वाले इंसान की 2 ही स्थिति होती है। पहले तो वो योद्धा कहलाता है और योद्धा की 2 ही स्थिति होगी, या तो वीरता होती है या तो वीरगति होती है। उसके पास पीठ दिखाने का कोई रास्ता नहीं होता है। अब उसने वीरता कब हासिल की है, ये मैटर नहीं करता है। सर दुनिया परिणाम देखती है, चाहे मोहब्बत हो चाहे परीक्षा हो। परिणाम अगर शानदार हुआ, तो आपके किए गए परिश्रम के बारे में दुनिया आपको सलाम करेगी। परिणाम शानदार नहीं रहा, तो लोग कहेंगे कि यार, वो कहते हैं ना कि तुम सफल हो जाओगे या लोग असफल हो जाओगे, तो कहना एक ही है,
तुम असफल हो जाओगे तो लोग कहेंगे कि मुझे लगता ही था इसके लक्षण ही ऐसे दिखते हुँ। थे, और तुम सफल हो जाओगे तो लोग कहेंगे कि मुझे लगता ही था इसके लक्षण ही ऐसे दिखते थे। शब्द एक हैं लेकिन मायने बदल गए। तो बिल्कुल। बस कितना साल लगता है मैटर नहीं करता, पीडीएफ में उभरता हुआ एक नाम आपके सारे सालों पे पानी फेर कर चला जाएगा, और उस पानी पे एक ही बात होगी कि तुम सफल हो चुके हो। कितना साल लिया ये कोई नहीं पूछेगा, तुम कहाँ हो ये पूछेगा, इसीलिए इतनी जल्दी नहीं हारना है। वो कहते हैं ना, नहीं हिम्मत ना हारियो बिसारियो ना, चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, कभी न कभी तो मंजिल पहुँच मिल ही जाएँगे। जाएगी। अच्छा, ये तो थोड़ा-सा मतलब स्टूडेंट्स की बात हो गई। अब थोड़ा-सा इसको अलग पहलू से देखते हैं कि क्या सारी दिक्कतें सब बच्चों में या एजुकेशन सिस्टम का भी कोई दिक्कत है हमारे, कि ये बच्चे इतने में अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं और दिन ब दिन मतलब बढ़ती जा रही है, ना वैकेंसी आ रही है, तो इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ रोल होना चाहिए? गवर्नमेंट का मैं गवर्नमेंट के भी बारे में बोलूँगा। हो सकता है कि ये स्टेटमेंट बोलने के बाद मुझे बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे, एंटी-वेंटी दूर है। लेकिन मैं हमेशा बच्चों के सपोर्ट में खड़ा रहूँगा, और जब तक मेरी आखिरी साँस होगी। मैंने क्या कहा, मैंने ज़रूरत से शुरू किया और ये मेरी पहली मोहब्बत हो गई पढ़ाना। तो अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूँ, तो जब गवर्नमेंट बनाने की बात होती है, तो भारत में 3 ही पहलुओं पे लड़ाई की जाती है। शिक्षा, बिजली, पानी, ठीक है ना? इन्हीं तीनों पे वोट माँगा जाता है, बाकी चौथा हमारे पास कोई विकास का माध्यम नहीं होता है। हुँ। तो जब ये पहला पहलू होता है शिक्षा, शिक्षा में बेरोज़गारी को हटाने की बात होती है, ना कि शिक्षा को देने की बात होती है। तो बेरोज़गारी की अगर हटाने की बात करें, तो बेरोज़गारी को हटाने का एक ही माध्यम है कि जब हम वैकेंसीज़ निकालते हैं। करेक्ट। हुँ। जैसे आप रेलवे में देखेंगे, तो रेलवे में वैकेंसीज़ आती हैं, लेकिन बहुत टाइम के बाद आती है, 4-4 साल, 5-5 साल के गैप पे, 3-3 साल के गैप पे आती है। तो ये इस इन सब चीज़ों को, स्टेट में कोई भी वैकेंसी आती है, तो स्टेट में वैकेंसी बाद में आती है, जो है नकल पहले हो जाता है। पेपर पहले आउट हो जाता है, ठीक है ना? तो ये शिक्षा प्रणाली को कहीं न कहीं ऐसा बोलता है कि कुछ तो कमी है। कुल पता नहीं कितने हज़ार लोगों को सुना जाता है ये बोलते हुए कि भाई हम हमारा सेटिंग है, हमारा 10 लाख रुपए दे दो, 20 लाख रुपए दे दो, हमारा हो जाएगा। ऐसा कई बार मैंने कानों से सुना हुआ है, हुँ। ऐसा बोला जाता है। तो ये शिक्षा प्रणाली के एक लूप होल्स है। पेपर का नकल होना ये बहुत बड़ा लूप होल्स है। कैसे कोई पेपर का सेंटर लीक हो सकता है? कैसे कोई, क्योंकि सेंटर तक पेपर पहुँचाने का काम सरकार करती, और पेपर बनाने का काम एक बहुत एविडेंशियल होता है, एक बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है, जहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंशियल लोग होते हैं। तो पेपर का लीक होना, ये सरकार की एक बहुत बड़ी कमी को दिखाता है, और मुझे लगता है पेपर की कमी होने की वजह से कम वैकेंसी दीजिए, चलेगा, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन बराबर वैकेंसी आनी चाहिए। रुकनी नहीं चाहिए, और नीट एंड क्लीन, पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी मतलब प्री पेपर हुआ, हुँ। 20 दिन बाद रिजल्ट आया, तो 1 महीने बाद जॉइनिंग हुआ, इसके बीच में ये नहीं होना चाहिए। अब आज आज के कुछ-कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं, पेपर हुआ, फिर उसके बाद उसकी रिजल्ट कट ऑफ आएगी, कट ऑफ होने के बाद मार एकदम से छीछे स्टार्ट हो जाएगा कि इसकी कट ऑफ इतनी चली गई, यहाँ पे सेंटर ये हो गया, वो हो गया। अभी एसएससी का एक स्कैम हुआ था, एसएससी का एक सेंटर पे बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो गए थे, अभी इतना-इतना 90% कट ऑफ चली जा रही है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 90% कट ऑफ जाना, जैसे अभी आपने देखा होगा एसएससी सीएचएसएल का रिजल्ट आया, तो एसएससी सीएचएसएल के रिजल्ट में 322 से 323 नंबर कट ऑफ गई है, तो लगभग 90% कट ऑफ चली गई है। तो किसी एग्जाम में 90% कट ऑफ जाना इस बात का सबूत है कि यार इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा रही है। 2 चीज़ें हो सकती है, तो पेपर का लेवल बहुत डाउन है, और या फिर सवाल पता है सबको। कुछ और मुद्दा हो रहा है। एक ही सेंटर में बहुत लोग सेलेक्ट हो जा रहे हैं, तो 2 ही परिस्थिति हो सकती है कि पूरे भारत के साढ़े 23 लोग वही सेंटर पे तो बैठे हुए हैं, या तो कुछ और स्थिति है। सर तो ये कुछ लूप होल्स हैं, मुझे लगता है कि इसको सुधारना चाहिए, और सरकार को 100% सुधारना चाहिए सर। बहुत सारे टीचरों ने अपना ओपिनियन दिया था, जैसे गगन प्रताप सर हैं, वे सबने ओपिनियन दिया था। मैंने भी वीडियो एक बनाई थी इस पे। तो सर इसमें आपका ओपिनियन क्या है कि सीजीएल वाले में स्कैम हुआ था या नहीं हुआ था? सीजल में स्कैम बिल्कुल हुआ था सर, जब मैंने वीडियो बना दी है। अब लोगों ने शुरुआत में क्या स्कैम हुआ, बाद में कहा नहीं हुआ, नहीं हुआ था। पहली बात तो मैं शुरू से आपको समझाने की कोशिश हुँ। करता हूँ, और जितने बच्चे एसएससी है जान लीजिए आप सारे लोग, 150 के ऊपर कट ऑफ जाना, ये अनएक्सेप्टेबल है सर। सही। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है ठीक। कि 150 नंबर कट ऑफ कैसी जा सकती है। हाँ, एग्री करता हूँ, लोग बहुत तेज हो गए, लोगों को बहुत अच्छा एजुकेशन मिल रहा है, लोगों को अच्छा पढ़ाया जा रहा है, सारे टीचर्स बहुत शानदार हैं, हुँ। सारे रिसोर्सेज बहुत शानदार हैं। लेकिन एक साथ 150 नंबर पाना लोगों का, ये कहीं न कहीं सर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हम लोग हज़ारों की जनसंख्या में पढ़ाते हैं, तो जब क्लास में टेस्ट होता है, तो 2, 4, 10, 15, 20, 10-5 अच्छा नंबर करते हैं, फिर बाकी बहुत काफ़ी काफ़ी डिफरेंसेस होता है। सही। तो इतना कट ऑफ जाना ये दिखाता है कि कुछ ना कुछ दिक्कतें हुई हैं। हाँ, पेपर का लेवल भी दिक्कत है। मैं एसएससी से सर आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा, 2-3 काम आप कर दीजिए सर। मुझे लगता है कि सुधार हो जाएगा। मैं शायद इतना बड़ा टीचर तो नहीं हूँ कि मेरी आवाज़ एसएससी तक पहुँच जाएगी, लेकिन अगर आप ऑडियंस तक जाएगी, क्राउड तक जाएगी, अगर उनको अच्छा लगेगा, तो ये बात आप पहुँचाइए सर एसएससी तक।
3 बातें बता रहा हूँ, ये बात अगर वो सुधार देंगे, मुझे लगता है एसएससी इस भारत का सबसे शानदार नौकरी देने वाला एक रिसोर्सेज़ हो जाएगा इंडिया स भारत गवर्नमेंट के लिए। पहली चीज़ कि सर एसएससी को पेपर के लेवल में सुधार करना चाहिए। डन ना? उनको पेपर के लेवल को 100% सुधारना चाहिए। पेपर का लेवल उनको बहुत डाउन है, बहुत डाउन। मतलब एक तैयारी किया हुआ बच्चा, एक बिना तैयारी करने हुए बच्चे में केवल 10 से 20% का अंतर होता है। तो ये डिफरेंसेस को हटाना पड़ेगा। पहला चीज़ आपको पेपर का लेवल सही करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ रिपीटेड क्वेश्चन को बिल्कुल आपको बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। डन ना? तीसरा चीज़ नॉर्मलाइज़ेशन का इतना खतरनाक सीन चल रहा है एसएससी के पेपर में, लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा है कि कौन से शिफ्ट में किसका बढ़ जाएगा, किसी का घट जाएगा। मेरे भाई इसको स्थिति ही क्यों कर रहे हो? आप एक शिफ्ट में पेपर करा दीजिए। बहुत सारे लोग शायद आपके चैनल पे बोलेंगे कमेंट करके कि अरे यार इतने लोग पेपर दे रहे हैं, 20 लाख 50 लाख लोग पेपर देंगे, कैसे हो पाएगा पेपर? मेरे भाई क्यों नहीं हो सकता है यार? 1 अरब 50 करोड़ की जनसंख्या है, मोदी जी का चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, इलेक्शन की काउंटिंग हो जाती है, एक ही दिन में काउंटिंग होगी, एक ही दिन में सरकार बन जाती है, एक ही दिन विधायक बन जाते हैं, एक ही दिन में सांसद बन जाते हैं। भारत में बेरोजगार को हटाने के लिए क्यों नहीं हो सकता है? और ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप रोजगार की बात कर रहे थे और जब आप वहाँ पे आप बड़े-बड़े सर्वोच्च शिखर पर बैठ रहे थे, तो आपने तो हमारा ही मुद्दा उठाया था, तब तो हम तो पहली प्रायोरिटी होना चाहिए। हमको तो लगता है कि जब आप सरकार बनाने के लिए 1 दिन में सरकार बना सकते थे, चाहे जो सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे सपा चाहे जो सरकार हो, सर मैं किसी सरकार को नहीं बोल रहा हूँ। तो हम लोग तो आपके सरकार बनने का कारण थे, तब तो हमारा तो आधे दिन में हो जाना चाहिए। हमारा तो और जल्दी हो जाना चाहिए। बिल्कुल। तो ये आप सर क्यों नहीं करते हैं? अब एसएससी क्या करता है? एसएससी को और एक चीज़ सुधारना चाहिए, ये आंसर शीट देना बंद कर दो। क्योंकि जैसे ही आप आंसर शीट देना शुरू कर देते हैं, सारे भारत के टीचर्स ले आके शुरू कर देते हैं कमियाँ निकालने के लिए कि ये कमी, ये कमी। मैं भी निकाला हूँ, मैं भी इस बार 4 क्वेश्चन बताया हूँ कि एसएससी ने गलत किया है। ये गलत है। इससे क्या होता है कि चीज़ें एक्सटेंड होना शुरू हो जाती है। अब एसएससी क्या कहता है कि एक काम करो, तुम हमको पैसा दो और हम तुम्हारा जो क्वेश्चन गलत है, उसको हम चेक करेंगे कि सही है, गलत है। ये इससे क्या हो रहा है, टाइम ड्यूरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। जब ड्यूरेशन बढ़ेगा तो बच्चे का फिर वो साल बढ़ रहा है। मैं कहता हूँ प्री कराओ, मेंस कराओ, रिजल्ट दो, खेला खत्म। ये 3 के बीच में कुछ नहीं आना चाहिए। पेपर को एक्सप्लोर मत करो, एक शिफ्ट में पेपर कराओ। और एक चीज़ करना चाहिए एसएससी को अपने फॉर्म को पैसा बढ़ा देना चाहिए। आप ₹100 का फॉर्म लेते हैं सर, लड़कियों को फ्री देते हैं सर। मुझे लगता है कि तैयारी करने वाला बच्चा आप फॉर्म लीजिए ₹1000 1000 का फॉर्म लीजिए, लेकिन स्थिति आप शानदार रखिए। मतलब आप सेंटर बहुत शानदार अलॉट करिए, सिस्टम वहाँ पे भेजिए जहाँ पे सिस्टम बहुत शानदार हो और आप जिस भी वेंडर को दे रहे हैं, उस वेंडर को एकदम टाइट करके रखिए कि अगर किसी भी भारत के राज्य में 28 राज्य के 750 जिले से ऊपर जिले के किसी भी जिले में अगर कहीं भी लूप होल पाया गया, तो आपका वेंडरशिप कैंसल कर दिया जाएगा। करेक्ट। सिंपल सी बात है, जिस कॉलेज में हुआ है, जिस स्कूल में हुआ, उस स्कूल को या कॉलेज को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इस तरीके के सिस्टम को अगर जनरेट किया जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत शानदार हो सकता है एसएससी। एसएससी जिसमें बहुत फास्ट से आज पेपर कराती है, कल को वो दे देती है आंसर शीट। ये सब बंद कराइए सर, पेपर का लेवल बढ़ाइए, प्री का पेपर कराइए, मेंस का पेपर कराइए, डिस्क्रिप्टिव कराइए, जो कराना है कराइए, रिजल्ट दीजिए, खेला खत्म करिए। पेपर का लेवल बढ़ाइए, पेपर के क्वेश्चन को मत दीजिए आप। आप पेपर के क्वेश्चन को दोगे तो लोगों को मौका मिलेगा उसकी कमियों को निकालने के। अगर अभी हम कहते हैं ना कि मोहब्बत हमें किसी से कितना भी क्यों ना हो, 10 मिनट तक दीदार करेंगे तो उसके चेहरे में कमी नजर ही आ जाती है। यही चाहिए। और आप भारत के 150 करोड़ लोगों में से 40 लाख बेरोजगार बच्चे, जिसमें से 10 लाख टॉपर बैठे हुए हैं, उनको उनके हाथ में पेपर पकड़ा के बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत हो तो इसमें गलती निकाल के दिखाओ। मेरे भाई गलती तो निकाल ही देंगे। लो गलती को सुधारो, जाओ कोर्ट में वहाँ पे केस करो कि भैया ये क्वेश्चन गलत है, फिर एसएससी तुम्हारे नंबर सुधारेगी। ऐसा प्रोसेस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। बैंक वाले क्यों नहीं करते? इसलिए बैंक शानदार होता है। सही। बैंक वाले क्या किए, प्री का पेपर कराए, कोई लफड़ा नहीं, कोई लीपापोती नहीं। प्री का पेपर कराए, 10 दिन बाद मेंस का पेपर कराए, 1 महीने बाद रिजल्ट दे दिया, खेला खत्म। कुछ नहीं किए, प्री का पेपर था, लो चेक कर लो, बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। ये मेंस का पेपर बताओ, कुछ नहीं सर। भारत में इकलौता ऐसा एग्जामिनेशन है, बैंक में आपके व्यूअर को बता दो, इकलौता ऐसा एग्जामिनेशन है जो पेपर कराया, रिजल्ट दिया, बीच में कोई लफड़ा नहीं, कोई टीचर बदमाशी नहीं कर रहा, कोई स्टूडेंट बदमाशी नहीं कर रहा, कोई कोट पोट नहीं आ रहा है। उसका सीधा सा डेटा है, शाम को 5 बजे रिजल्ट डिक्लेयर करूंगा, 5:05 नहीं होने देता, 4:59 पे रिजल्ट डिक्लेयर कर देता। कारण क्या है कि वहाँ पे लोग केवल चेक ही करने जाते हैं कि हमारा हुआ है कि नहीं हुआ है। लोगों का माइंडसेट बन गया है, जबकि एसएससी की साइट पे लोग चेक करने जाते हैं कि अभी आंसर शीट आया, लाओ कमी निकाला जाए, लाओ क्वेश्चन को चैलेंज किया जाए, लाओ इसको यूट्यूब पे लाया जाए, फिर उसके बाद अभी अभी देखो कोर्ट में चैलेंज किया गया, कोर्ट ने रिवाइज कर दिया रिजल्ट। क्यों कर रहे हैं रिवाइज रिजल्ट कर रहे हैं? किसी चीज को रिवाइज करने की अगर आपको जरूरत पड़ी तो जाहिर सी बात आपकी कमी थी। तो वो कमी लोगों को बता ही क्यों रहे हैं? जो आपका अच्छा है बुरा करिए, एक बार में खत्म करिए। हर बच्चा एकदम से डन है।
धरना, दुनियादारी सब करने का सर कोई मतलब नहीं। पेपर कराइए, रिजल्ट डिक्लेयर करिए, बच्चा सिलेक्ट होगा या रिजेक्ट होगा, दैट्स इट। दूसरा पेपर कराइए और ड्यूरेशन सेट कर दीजिए कि 6 महीने में 1 बार पेपर होगा या 1 साल में 1 बार पेपर होगा। उस डेट को डिसाइड करिए, उसी डेट पे करिए। 1 आध महीना आगे-पीछे हो सकता है। अच्छा, ये तो तब भी ठीक है कि बैंक 6 महीने में करा दे रहा है, एसएससी 1 साल में करा दे रहा है। नहीं बैक अगर सर अगर हम स्टेट में आ जाएँ, तो वहाँ तो 2-2 3-3 साल लग जा रहे हैं, एक फॉर्म आने में, नहीं उसको करा रहे। प्रोसेस होने में। और तो सर उसके बारे में सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, सरकार अभी आएगी, अभी किसी भी मंच पे आएगी, चाहे सपा हो, चाहे भाजपा हो, चाहे आप हो, चाहे जो वो सारे लोग एक ही मंच पे आके एक ही बात बोलेंगे कि हम बेरोज़गारी हटाएँगे, हम शिक्षा के स्तर को बेहतर कराएँगे। मेरे भाई बेरोज़गारी को हटाने के लिए वैकेंसी देना पड़ेगा। 2-2 साल, 3-3 साल से वैकेंसी नहीं देते हो। सेंट्रल की वैकेंसियाँ थामी हुई भारत में 2 ही 3 है जो वैकेंसी अच्छे से दे रही है। एक एसएससी देती है, एक बैंक देती है जी। और डिफेंस देती है, नाम मात्र का देती है। सिविल देती है, नाम मात्र का देती है। सिविल निकालने की सबकी औकात नहीं होती है। तो क्या सब आईएएस ही थोड़ी ना बनेंगे, सब डीएम ही थोड़ी ना बनेंगे, सब एसडीएम ही थोड़ी ना बनेंगे। भाई कुछ एसडीएम के साथ काम करने वाले लोग भी तो होने चाहिए, नहीं तो आपका ऑफिस कैसे चलेगा? आप समझिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब छोटे स्तर वो चीज़ें दी नहीं जाती है, सीजीएल की वैकेंसी भी कभी कम दे देते, कभी ज़्यादा दे देते हैं। इतनी बड़ी बेरोज़गारी की संख्या 10,000 वैकेंसी दी जा रही है, 15,000 वैकेंसी दी जा रही है, कहाँ से काम हो पाएगा यार? कुछ लोग सेलेक्ट होंगे तो 100% ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिजेक्ट ही तो होने वाले हैं। वैकेंसी की संख्या को बढ़ानी चाहिए। तो सर आपने इतनी सारी चीज़ें बताई। एक चीज़ बताइए, अगर एजुकेशन को इम्प्रूव करना हो, एजुकेशन सिस्टम को, तो ये इम्प्रूव कैसे हो सकता है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपने सर पूछा कि एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जाए। एजुकेशन को इम्प्रूव करने का शायद जो मैं तरीका बताने जा रहा हूँ, हो सकता है एक्सेप्टेबल ना हो सकता है लोग इसका बहुत विरोध करें, हो सकता है लोग बहुत कुछ बोलें, लेकिन मैं बोलूँगा, क्योंकि यहाँ पे बोलने का अधिकार है और मैं बोलूँगा। एजुकेशन को सर मैं सीधे गवर्नमेंट के ऊपर बोलूँगा और आज तक की गवर्नमेंट बोलूँगा, पिछले 150 साल से जो भी गवर्नमेंट चल रही है, सबको मैं बोलूँगा कि सर ग्रेजुएशन हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, किसी भी शिक्षा को आप दीजिए, आपको शिक्षा देने का अधिकार है, हमें शिक्षा लेने का अधिकार है। लेकिन भारत सरकार में ऐसी सारी डिग्रियों का प्रचलन बंद होना चाहिए, जिस डिग्री को देने के बाद और जिस डिग्री को लेने के बाद बच्चा अगर उसको लेकर मार्केट में जाए, तो उसको 20,000 की भी नौकरी नहीं मिल रही उस डिग्री पे। ऐसी डिग्री को भारत सरकार को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बंद कर देना चाहिए और ये बहुत बड़ी सरकार की कमी है कि आप इतनी बड़ी-बड़ी डिग्री दिला रहे हैं, उस डिग्री को लेकर भारत में मार्केट में कोई भी बच्चा जा रहा है, उस डिग्री के दम पे उसको 10,000 20,000 की कोई नौकरी नहीं दे रहा, बस उसकी स्किल के दम पे उसको नौकरी दे रहा है। तो मैं कहता हूँ जब स्किल के दम पे ही नौकरी मिलने वाली थी, तो 3 साल जब हमारे जीवन का सबसे सुनहरा पीरियड था, आपने क्यों ली? फिर आपको स्किल की क्लासेस चलानी चाहिए थी, आपको बंद कर देना चाहिए था बीए, आपको बंद कर देना चाहिए था बीकॉम, आपको बंद कर देना चाहिए था बीएससी। इन 3 मेजर डिग्रियों को आप देखेंगे सर, इसको मार्केट में लेकर जाएँगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके वैल्यू है, लेकिन इसके बेस पे आपको कोई कंपनी 50,000, 60,000, 70,000 नहीं दे सकती है इन कंपैरिजन टू इंजीनियरिंग हो जाए या एमबीए हो जाए। तो सर जब हम इस डिग्री को 3 साल गुज़ारने के बाद लेकर जाते हैं तो क्या करें? क्योंकि अभी भी तो हम बेरोज़गार ही हैं और फिर हमें कॉम्पिटिशन में आना पड़ता है और फिर कॉम्पिटिशन में हमारा भेड़-चाल का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है। हम वहाँ पे बहुत मेहनत करते हैं। इस डिग्री को भी आप इक्विवेलेंट करिए तो इंजीनियरिंग के या किसी के भी इक्विवेलेंट करिए, लेकिन इस डिग्री की भी वैल्यू को बढ़ाइए। जितनी वैल्यू इंजीनियरिंग का है कि मार्केट में एक बच्चा अगर इंजीनियर है तो कहीं जाएगा तो सस्टेन कर जाएगा लाइफ टाइम, लेकिन बीए वाला बच्चा नहीं सस्टेन कर पाएगा। बीकॉम वाला बच्चा तो हल्का-फुल्का मैं मान लेता हूँ कहीं पे अकाउंटिंग-वाउंटिंग के लिए लग जाएगा, लेकिन बीएससी-वेस्सी वाला बच्चा कहाँ सस्टेन कर पाएगा? उसको सस्टेन करने के लिए किसी कॉम्पिटिशन को निकालना पड़ेगा। या तो इस डिग्री में संशोधन किया जाए या तो इस डिग्री को बंद कर दिया जाए। सर इस चीज़ के लिए हम एक चीज़ बोलेंगे। हमने बीटेक किया है, तो हमको पता है कि हाँ, बीए, बीकॉम वाले का कैसे क्या रहता है, मतलब वो भी पता है उनका भी, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं अभी। अब आप एक चीज़, हम जैसे कि बीटेक की मेरी जो फ़ीस है, हमने मामूली, ज़्यादा अच्छे कॉलेज नहीं था, मामूली कॉलेज था। वहाँ से हमने 4 लाख का, मेरा 4 साल का बीटेक था, 5 लाख का। अब बीए की अगर बात करें, बीए की फ़ीस कम है। बीए की फ़ीस आप मानिए कि ₹1000 ₹1200 सालाना है। हाँ, बिल्कुल सही। तो फिर यहाँ पे जो लोग गाँव से आ रहे हैं भी, या फिर जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो उनके लिए तो फिर बीए, बीएससी, उससे कम से कम उनको बात करने का तरीका, लोगों के बीच बैठने का तरीका, वो 3 साल में उनकी पर्सनल ग्रूमिंग होती है। तो वो भी तो डिग्री, वो भी तो किसी तरीके से इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर व्यक्ति चाहे तो अपना स्किल करने के लिए, अगर उसमें जोश है, तो वो कुछ स्किल्स प्राप्त करके, बीए की डिग्री सिर्फ़ उसकी पर्सनल ग्रोथ के लिए, लेकिन उसके साथ-साथ वो अलग स्किल प्राप्त कर सकता है। बीए के से लोग एमए करते हैं, क्योंकि एमए के लिए हमें पहले बैचलर्स करना पड़ेगा और फिर इंग्लिश की टीचर, अगर बीए हमने इंग्लिश से किया तो इंग्लिश की टीचर, आर्ट्स के जो भी स्किल्स है उससे हम टीचर बन सकते हैं। मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। तो फिर
आप मतलब ये बस मेरा एक आपसे था। बिल्कुल, बहुत बहुत शानदार आपने बात कहा कि सर हर एक इंसान की आर्थिक स्थिति एक जैसी नहीं होती है। अगर आपको इंजीनियरिंग करना है, आपको प्रोफेशनल डिग्री एमबीए लेना है या कुछ भी करना है तो आपके पास पैसा होना चाहिए। तो मैं फिर से यही बोलना चाहूँगा कि क्या इस देश में सफल होने का अधिकार उसी के पास है जिसके पास पैसा है? क्या मैं फिर से पूछना चाहूँगा, मैं एक बहुत मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, मैंने खुद ऑनर्स किया है बीए से। मैं खुद एक मध्यम परिवार से हूँ और भारत का सारा बच्चा लगभग मध्यम परिवार से है। क्या उसको जीवन में आगे बढ़ने का अधिकार नहीं है? तो अगर अधिकार नहीं है तो सीधे बोल दीजिए और अगर अधिकार है, तो फिर मैं इतना केवल प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि हमारे पास उस डिग्री का कोई विकल्प क्यों नहीं है? मतलब उस डिग्री का कोई माध्यम क्यों नहीं? मैं सर बात नहीं कर रहा हूँ स्किल की, ठीक है, बात सही कर रहे हैं आप इंजीनियरिंग है सर 4 लाख रुपए नहीं है तो और क्या करेगा बच्चे? तो मैं सरकार से यही तो बोल रहा हूँ कि आप इनका भी एक माध्यम बना दीजिए। इनके पास कॉम्पिटिशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। इनके पास कॉम्पिटिशन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है बीए, बीकॉम और बीएससी का। मैं कहता हूँ कोई बच्चा बीए कर लिया, छोटी-सी बात में, बीए कर लिया या बीकॉम कर लिया या फिर बीएससी कर अब उसका कॉम्पिटिशन नहीं करना है। उसको उसी के बेस पे नौकरी करनी है। उसको उसी के बेस पे नौकरी करना है। क्या करेगा? कितने की नौकरी हो पा जाएगा? 9-10 हज़ार। 9-10 हज़ार। 10 हज़ार में आज की महँगाई के ज़माने में परिवार छोड़िए आप अकेले को चला पाएँगे? क्या करेगा? लेकिन एक इंजीनियर, क्या वो जाएगा तो क्या उसको 25 हज़ार मिनिमम मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिनिमम। सर अगर आपको ईमानदारी से हम बताएँ, आज हम मेरे दोस्त हैं वो 4th ईयर में कैंपस सिलेक्शन की वेट कर रहे हैं। प्राइवेट में भी इतना कॉम्पिटिशन है। क्लास के 50 से 60% बच्चे बिना नौकरी के आज भी घूम रहे हैं। हम जिस कॉलेज से पढ़े हैं, उस कॉलेज की ही हम आपको बात बता रहे हैं और वहाँ से भी जो निकल के जा रहे हैं, वो सेल्स में जा रहे हैं। कंपनीज़ जैसे बायजूस मतलब उस सेल्स में जा रहे हैं जहाँ पे उनको सिर्फ़ कॉलिंग करनी रहती है। तो फिर बच्चे में कमी है। एग्ज़ैक्टली। फिर तो बच्चे में कमी है। और मेरा सर फिर से आप हमारा माना बात नहीं समझ रहे। हम मेरा समझना मैं सिर्फ़ एक बात समझाना चाहता हूँ, ये डिग्री है, ये डिग्री है। करेक्ट। पक्का? हुँ। डन है ना? हाँ, हाँ। आप इस डिग्री के दम पे 15,000 20,000 पाए हैं, हुँ, तो 20,000 आप इस डिग्री के दम पे पाए हैं, इंजीनियरिंग वाली। हुँ। लेकिन ये 20,000 रुपए अगर इसमें पाए तो इस डिग्री के दम पे नहीं पाए हैं, आप अपनी काबिलियत के दम पे पाए हैं। बिल्कुल, बात समझ गए? बिल्कुल, बिल्कुल। आपने जिसकी बात की है काबिलियत नहीं है शायद 20,000 की नहीं पा रहा, लेकिन जिसके अंदर काबिलियत है तो उसी डिग्री के दम पे 25 2 लाख वाला है। रुपए महीना भी पा रहा है, 1 करोड़ का पैकेज भी पा रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। बात समझ रहे हैं ना? लेकिन क्या ये वाला 1 करोड़ का पैकेज पाएगा उस डिग्री पे? नहीं पाएगा। मेरा बस ये प्रश्न है, मतलब इनके लिए भी कुछ बने सिस्टम, उसमें भी कुछ और चीज़ें इम्प्रूव कर दी जाए या तो फिर वैकेंसी को और बढ़ा दिया जाए, हुँ। ताकि हर बच्चा सेलेक्ट हो जाए, हर बच्चा अच्छा कर ले। ये तो वैकेंसी खूब लाइए। आप हर साल जो है 1 लाख, 2 लाख वैकेंसी दीजिए एसएससी में, 2-3 लाख वैकेंसी दीजिए बैंक में, 1 लाख वैकेंसी दीजिए रेलवे में, 50,000 दीजिए आप यूपीपी में, सब इंस्पेक्टर में 20-30 हज़ार दीजिए, हर स्टेट पे आप वैकेंसी दीजिए। हर स्टेट पे वैकेंसी देंगे तो सेंट्रल प्रेशर कम हो जाएगा। जो है स्टेट वाले जो है 2-2 3-3 साल पे वैकेंसी नहीं देते हैं, तो सबका सब ध्यान किस पे हो जाता है? सेंट्रल पे हो जाता है। सेंट्रल की एक सीमा है। कितनी नौकरी दे सकता है। तो अगर सब लोग हर राज्य अपनी-अपनी ज़रूरतों को समझ जाए, तो मुझे लगता है कि हर तरीके से बेरोज़गारी की समस्या का हल निकाला जा सकता है। ये चीज़ आपने एकदम सही बोला सर क्योंकि हमको पता है कि एकेटीयू में भी ऐसा फ़ी वेवर एक होता है, कोटा होता है। तो उसमें 40,000 में भी एडमिशन हो जाता है। जेईई मेन्स अगर कोई करता है, सरकारी कॉलेज पाता है, उसमें भी हो जाता है। लेकिन अगर यही वैकेंसी अगर बढ़ जाए, तो काफ़ी लोग उसमें सिलेक्शन हो जाए और काफ़ी कम आमदनी वाले जो परिवार वाले हैं, वो भी अपने बच्चों को वहाँ पे भिजवा सकें। तो अगर वैकेंसी अगर बढ़े तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम तो कहते हैं बीटेक की सीट में भी फिर वैकेंसी बढ़नी चाहिए क्योंकि जो फ़ी वेवर का कोटा होता है वो हर एक कॉलेज में सिर्फ़ मात्र 10% होता है। 10% हो 10%। तो भाई अब तो यही बात है कि जो अमीर है उसको शिक्षा पाने का अधिकार है। हुँ। अब एक बच्चा है जैसे जिसके पास अब छोटा-सा मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आप समझिए जैसे मेडिकल है, हुँ। डॉक्टर बनते हाँ, हाँ, हाँ। हैं, इंजीनियर बनते नीट हैं वाला। लोग। अब एक बच्चा जिसके पास जो बहुत आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, समझिएगा हमारी हुँ। बात। खूब तपस्या किया उसने मेडिकल का पेपर निकाल लिया। पक्का ना? अब एक सीमा है, हुँ। उस सीमा के बाद ऐसे लाखों लोग हैं, जो डॉक्टर बनने का सपना नहीं देख सकते हैं। हाँ, बन जाएँगे अगर उनके पिताजी अमीर हैं, तो अगर उनके पास मिनिमम 1 करोड़ रुपए है। है बताइए भारत की कितने परसेंट आबादी के पास 1 करोड़ रुपए हाथ में कैश होगा? 1% भी नहीं। नहीं। तो अब अगर उनके पास 1 करोड़ नहीं तो उनको अपने सपनों से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हुँ। पक्का ना? उनके लिए भी कुछ किया जा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी चीज़ आप देखिए शैक्षिक प्रणाली को देख लीजिए। आप हाई स्कूल उठा लीजिए, आप इंटर उठा लीजिए। आज एक बच्चे को इस हर शहर में
एक बच्चे को क्लास 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ की मैं बात बता रहा हूँ, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए 1 साल में लग जाती है 1 लाख रुपए फीस। कहाँ से लोग अफोर्ड करेंगे? ग्रेजुएशन वाला तो सबसे 2000 में हो जा रहा है, 3000 में हो जा रहा है, बीए बीकॉम बीएससी तो 5000 में 10,000 में हो जा रहा है, लेकिन कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 को पढ़ाने के लिए लाखों लाख रुपए बहुत बहुत महंगा है। ये सब चीजें नहीं सुधर रही। इनकम नहीं बढ़ रहा है, लोगों का खर्चे खर्चा बढ़ रहे हैं और महंगाई बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है। इसको कैसे सस्टेन करें? तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? ये हो सकता है कि अगर कोई तैयारी कर रहा है और जैसे आजकल स्टार्टअप का भी ट्रेंड चल रहा है, तो क्या किसी तैयारी वाले बच्चे को जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है उसको स्टार्टअप कितना स्टार्टअप आप करेंगे? मतलब आपके करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं इसके बाद आपके स्टार्टअप को भी तभी तो सफलता मिलेगी जब आपके यहाँ काम करेंगे लोग। तो जब सब स्टार्टअप ही कर लेंगे तो काम कौन करेगा? कितना स्टार्टअप करेंगे? मैन पावर रिसोर्सेज सब बढ़ाइए, लेकिन देश की इकोनॉमी को पैसा सपोर्ट करता है। पैसा होना चाहिए, इनकम का स्रोत भी तो होना चाहिए। जब इनकम का स्रोत कम रहेगा तो कैसे लोग अच्छा कर पाएंगे? मान लीजिए किसी ने स्टार्टअप कर दिया, आपके पास करोड़ रुपए है तो आपने बड़ा सा स्टार्टअप ला दिया, तो भाई आप तो सस्टेन कर जाएंगे। जिसके पास केवल 1 लाख रुपए हो, कौन सा स्टार्टअप करेगा? स्टार्टअप करेगा भी ऐसा नहीं हो फेल हो जाएगा, बहुत अच्छा करेगा, लेकिन उसको क्या लगेगा? पैसा। वक्त लगेगा। पैसा मतलब तो लगना ही लगना है, वक्त सर आप 1 लाख बता रहे हैं, वैसे लोग ने ठेले खोल के भी अच्छा खासा फ्रेंचाइजी किया यहाँ है, बना दी। बिल्कुल किया है। हम हमेशा 100% में 1% सफल लोगों की बात करते हैं, 99% फेलियर को भूल जाते हैं। बिल्कुल और मैं सर। 99% के बारे में भी बात करता हूँ, क्या उनको अधिकार नहीं था? आप बात करें पीडब्ल्यू की, चलो पीडब्ल्यू ने अपना स्टार्ट किया सर बोर्ड से पढ़ाना, आज लगभग 22-23 हजार करोड़ की कंपनी है। ऐसे और भी बहुत सारे फिजिक्स के टीचर रहे होंगे जिन्होंने इनसे ज्यादा मेहनत किया होगा, लेकिन आज उनको कोई जानता नहीं है। शायद हो सकता है पीडब्ल्यू के संस्थापक जिनका नाम लेते होंगे, जिनसे पढ़े होंगे, आज भी वो बोर्ड पे पढ़ा रहे होंगे, लेकिन समझ रहे हैं आप ना? तो हर एक इंसान का लक एक जैसा नहीं होता है, और मेहनत भी एक जैसी नहीं होती, परिणाम भी एक जैसा नहीं होता। सर पहले तो सर सॉरी, माफ़ी मांगते हैं सर क्वेश्चन के लिए। पहले सर ये बता दीजिए सर कि आज के टाइम पे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, वो सर कोचिंग इंस्टीट्यूट सर हैं कि एक तरीके से बिज़नेस बन चुके हैं? क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं कि वैकेंसी आती नहीं है, लोग बैचेस लॉन्च करते जा रहे हैं और लेते जा रहे हैं। लोग खरीद रहे हैं कि हम थार दे देंगे। थार से आप समझ गए होंगे थोड़ा-सा, हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो तो और दूसरे टीचर एक दूसरे को आके बोल रहे हैं कि वो अच्छा नहीं पढ़ाता है, ये अच्छा नहीं पढ़ाता है, इसने इसने इस बोर्ड में इसको 2 का मल्टीप्लाई इसको कोने में कर रहा है। वो सब वीडियोस आपने शायद देखे हों। आप बिल्कुल देखा है। तो क्या ये सही, एक टीचर हो के दूसरे टीचर के बारे में ऐसे आके ऑनलाइन बुरा बोलना, क्या ये सही है? मैं जिस जगह पे बैठा हूँ, शायद हो सकता है उस जगह पे बैठने के लिए मेरे जीवन में बिना टीचर के संभव नहीं हो पाता। तो मैं सारे टीचर को अपने से सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। सारे टीचर बहुत शानदार हैं। कमियां सब में होती, परफेक्शन किसी के अंदर नहीं होता है। गलत सब पढ़ा देते हैं, गलत सब कर देते हैं, ये कोई पॉइंट आउट करने वाली बात नहीं है, सुधारा जा सकता है। और रही बात आपने जो क्वेश्चन पूछा कि कोचिंग को व्यापार बनाया, तो ये बहुत छोटा-सा मैं जवाब इसका दूँगा। जैसे आप केवल कोचिंग को ही व्यापार क्यों बोल रहे हैं? रेलवे में काम करने वाला इंसान व्यापार नहीं कर रहा है, सरकार व्यापार नहीं कर रही, ठेले पे खड़ा हुआ इंसान व्यापार नहीं कर रहा, साइकिल चलाने वाला इंसान व्यापार नहीं कर रहा है, अंडा दुकान लगाने वाला इंसान व्यापार नहीं कर रहा है, सब्जी बेचने वाला इंसान व्यापार नहीं कर रहा है, स्टेशनरी का सामान बेचने वाला इंसान व्यापार नहीं कर रहा है। तो लोग टीचर को क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि वो व्यापार कर रहा है? अगर वो व्यापार नहीं करेगा, समझिएगा, हुँ। पेट कहाँ से पालेगा? अपना परिवार कैसे चलाएगा? दुनिया में एक इमोशंस होते हैं, लेकिन हर इमोशंस को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। भारत का कोई इंसान कोचिंग पढ़ाता हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ाता हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ाता हो, खर्चे कहाँ से लाएगा? तो उस खर्चे को मैनेज करने के लिए वो एंडोर्समेंट करता है, पढ़ाता है, तो उसको लोगों की नज़र में वो व्यापार नज़र आता है। अगर नहीं करेगा तो अच्छा है, ठीक है। उसने व्यापार तो किया, लेकिन उस व्यापार के बदले में लोगों को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। बात सही है, फीस और वगैरह। एक लास्ट बात मैं बोलूँगा, इस भारत में, इस देश के एजुकेशन सिस्टम को बनाने में, अगर सबसे कम व्यापार करके किसी ने देश का विकास किया है, तो ये सब कोचिंग वर्ग ही है। कोचिंग वर्ग ही है जो बहुत कम फीस में
शायद आपके लिए 24/7 समर्पित रहते हैं। ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भारत के सारे टीचर की बात कर रहा हूँ, जो जितना लेते हैं उसके कई हज़ार गुना देते हैं। और आपको भी पता होगा आपके कॉलेजेस में, आपके स्कूल्स में, आपके जहाँ पे भी आपने पढ़ाई किया होगा, आपने कितना पैसा दिया होगा और आपके उसके एवज़ में आपके टीचर आपके लिए कितना समर्पित होंगे। और एक कोचिंग समुदाय में कि आपने किसी टीचर को कितना पैसा दिया और वो टीचर ने आपके लिए कितना काम किया है। सर 24/7 ना ही उन्होंने आपको पढ़ाने से लेके सपोर्ट किया है, जब भी आप हर कदर से टूटे होंगे ना, तो आपका हाथ आपके कंधे पे हाथ धर के खड़े भी रहे होंगे कि नहीं? जी, ये तो चेंज हुआ है कि आज आज एक बड़े सा एक लड़का भी गगन प्रताप से पढ़ रहा है, एक छोटा गाँव से का बच्चा भी किसी उसी सपोर्ट यूनिवर्सिटी से सब टीचर से पढ़ रहा है, वही ₹500 देके। बिल्कुल पढ़ रहा है। तो सर जैसे कि आपने ये इसकी बात की, तो बिज़नेस को लेके फिर हम इसको व्यापार मानते हैं बिल्कुल, हर एक चीज़ व्यापार हर होती चीज़ है, व्यापार। क्योंकि व्यापार लेन-देन है। हाँ। व्यापार क्या होता है? एक ले किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ लिया। हुँ। अब मेरा फिर ये रहता है, लेकिन अगर हम आपको कुछ दे रहे हैं, अगर मानिए कि हम आपको चंद पैसा दे रहे हैं और बदले में अगर हमको शिक्षा प्राप्त हो रही है, अच्छी बात है। लेकिन वो जो जो डिफ़रेंस है पैसा देने में और शिक्षा प्राप्त करने में, वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। मतलब कि जैसे कुछ-कुछ कोचिंग वाले होते हैं, हम हम एक जनरल बात कर रहे हैं अभी कि कुछ-कुछ कोचिंग में हमने देखा है कि वो फ़ीस इतनी ज़्यादा है, लेकिन वो उस जगह का, क्योंकि वो उस पोज़ीशन पे है, उनकी थोड़ी-सी नेम फेम अच्छी है, उसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठा के वो फ़ीस ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा, मतलब साल की 1-1 लाख रुपए, सरकारी नौकरी की तैयारी की हम बात कर रहे हैं, साल का 1-1 लाख रुपए वो लोग ले रहे हैं। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये फ़ीस बहुत ज़्यादा हो जाती है? उन बच मतलब कि अगर वो साधारण बच्चे तो फिर वो ले ही नहीं सकते। ज़्यादा फ़ीस पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता हूँ। और ज़्यादा फ़ीस देखिए, सरकारी नौकरी की तैयारी वही बच्चा कर रहा है जो मध्यम वर्ग का है, जो मिडिल क्लास से आता है। और मिडिल क्लास वाली फैमिली से अगर 1 लाख रुपए आप सरकारी फ़ीस की तैयारी के लिए ले रहे हैं, तो ये मैं इसके बिल्कुल विरोध में। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोग लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस मिथ को हटाने की कोशिश किया। उसमें से एक सबसे बड़ा नाम आता है खान सर हैं, बहुत शानदार हैं, बच्चों के लिए बहुत कुछ किए हैं। पीडब्ल्यू है, तो उन्होंने भी कम फ़ीस लिया है। ऑफ़लाइन क्लासेस में उनकी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में उन्होंने कम किया है। और अगर केजीएस की बात करें तो वो भी कम फ़ीस लेता है। लेकिन बहुत सारे अभी भी हैं ऐसे टीचर्स, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग सारे लोगों को पता होगा, जो 1.5 लाख 2 लाख फ़ीस करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, उनसे जब ये कारण पूछा जाता है आप क्यों करते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करके देते हैं। बच्चे को इंफ्रा से मतलब नहीं, मैं बिलीव करता हूँ सर, शिक्षा से मतलब। शिक्षा से मतलब है। आप उसको बहुत अच्छा एटमॉस्फियर दीजिए पढ़ने का, हुँ। पढ़ाई का। बहुत अच्छा एटमॉस्फियर मत दीजिए कि वो अगल-बगल कितना अच्छा फ़ील करता है, कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, कितना सोफिस्टिकेटेड ऐसे बैठा हुआ, कितनी एसी लगी हुई, हुँ, कितने हुँ, हुँ। एग्ज़ॉस्ट लगे हुए हैं, कितना माइक लगा हुआ है। ये उसको कोई मतलब नहीं। वो उसको जीवन में मिले, हुँ। इसी के लिए तो आप उसको पढ़ा रहे हैं। तो सर यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि जो कम पैसे में भी जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, वो भी उतनी अच्छी शिक्षा दे बिल्कुल। सकते हैं, ना कि जो कि 1.5 लाख बिल्कुल दे वाले रहे हैं हैं। सर। पैसे से शिक्षा का कोई संबंध नहीं। 1 लाख रुपए पैसा लेने वाला भी इंसान जो टीचर पढ़ाएगा, वो कुतुबुद्दीन ऐबक को जब घोड़े से गिराएगा तो चौगान खेलते ही गिराएगा। और 10,000 रुपए वाला लेने वाला भी जब कुतुबुद्दीन ऐबक को घोड़े से गिराएगा तो चौगान खेलते हुए ही गिराएगा। शिक्षा बदल नहीं जाएगी पैसे से, क्लास बदलता है पैसे से, हुँ। शिक्षा नहीं बदलता है। हाँ, हो सकता है जब 10,000 वाला चौगान खेलते हुए गिरा रहा होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो हो सकता होगा उसी समय उसकी कुर्सी भी टूट जाए और गिर जाए वो बच्चा। लेकिन जब वो 1 लाख वाला गिरा रहा होगा, तो उस समय शायद उसकी कुर्सी सलामत रहेगी और एसी का हवा खाते हुए केवल आनंद ले रहा होगा। लेकिन थोड़ा-सा वो दुःख में रहा होगा क्योंकि उसकी कुर्सी टूट गई होगी 10,000 वाले का। लेकिन पेपर में यही पूछा जाएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक गिरा था घोड़े से तो कैसे गिरा था? ना कि ये पूछा जाएगा कि तुम्हारी कुर्सी टूटी थी कि नहीं टूटी थी। तो यानी कि बच्चों को ऐसे एक्साइटेड नहीं होना चाहिए, फिर उनकी ये नहीं होनी चाहिए कि नहीं यार हमको उसी सर से पढ़ना है और उससे घर परिवार नहीं, से सारे टीचर सर लोन वगैरह नहीं लेना चाहिए, लोन लेके कोचिंग आप वगैरह पढ़ के लिए। लिए, कोई जब लोन लेके तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि तैयारी इतनी आसान हो चुकी है और भारत के टीचर इतने फ्लेक्सिबल हो चुके हैं कि आपको भारत की किसी भी तैयारी करने के लिए लोन लेने की आवश्यकता नहीं। अभी बहुत सारी कंपनी ऐसी थी जो लोन देकर तैयारी करवाती थे, और वो ऐसी कंपनी थी जो 25-25 30,000 करोड़ की कंपनियां थी। करेक्ट। उनका पूरी तरीके से कोलैप्स हो गया। एक तरीके से मैं कह रहा हूँ, मैं आपको शिक्षित करने वाला हूँ, एक तरीके से उसको गर्त में डाल दे रहे हो, बेरोज़गारी में तो ऑलरेडी था, उसको और और फ़ाइनेंशियली भी गर्त में डाल दे रहे हो। कोई बात नहीं, हमारा ये टाई अप है, 2 लाख रुपए आपको देंगे, आप हमको दीजिए 2 लाख रुपए, हम आपको शिक्षा देंगे, फिर आप शिक्षा से 2 लाख रुपए दे दीजिएगा। अगर नहीं मिला तो नौकरी उसको, तो 2 लाख रुपए ही उनका कर्ज भी में गए। गया, नौकरी भी गया, तो बच्चा कोलैप्स हो गया। ऐसी इंटेंशन, ऐसी धारणाओं के साथ बढ़ने वाले लोग, हो सकता है इंस्टेंटली शायद बहुत बढ़ जाए, लेकिन हश्र वही होगा जो पूरे लोगों को पता है। कि लाखों करोड़ों की कंपनियाँ भी बंद हो और शायद हज़ार रुपए लेने वाले इंसान भी बहुत आगे चले जाते हैं। सर इसी बात पे एक सवाल था मेरा कि शायद हमने सुना है सिलेक्शन अड्डा के बारे में कि यहाँ की एक कोई कार्ड बनता है
लाइफ टाइम फीस का 8.5 ऐसे मतलब कुछ ऐसी लमसम आप थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि मतलब क्योंकि हम थोड़ा सा समझ नहीं पाए थे कि क्या ऐसा भी पॉसिबल है। अच्छा, कुछ भी आप पूरी तैयारी के साथ आप लोग आए हुए हैं, मतलब सब कुछ आपको पता है, काफ़ी रिसर्च किया आपने। देखिए, मैं फ़ीस के विरोध में तो हमेशा रहा हूँ, फ़ीस ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उतनी होनी चाहिए ताकि शिक्षा हर एक इंसान के लिए एक्सेसिबल हो। और हमारे यहाँ लाइफ टाइम कार्ड है जिसकी फ़ीस ₹8700 है, और मैं पिछले आपको 7 साल की फ़ीस बता दूँ, हमारे यहाँ फ़ीस बढ़ी नहीं है, ना ऐसे ही है, 2-400 रुपए आगे पीछे हुआ, कभी बढ़ा नहीं है हमारा फ़ीस। अच्छा 5 भले साल से? हाँ, रेंट हमारा बढ़ गया हो, हमारी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेज़ बढ़ गए हों, हमारे और सारी चीज़ों के पैसे बढ़ गए हों, लेकिन हमारी फ़ीस नहीं बढ़ी है, हम फ़ीस उतना ही रखे हैं। हाँ, लाइफ टाइम कार्ड देते हैं, मतलब अब आप पूछिए लाइफ टाइम कार्ड हाँ, मतलब थोड़ा-सा लाइफ टाइम कार्ड के बारे में हल्का-सा बता दीजिएगा कि वो होता क्या है? लाइफ टाइम कार्ड एक ऐसे कार्ड को कहते हैं, जब आप एक बार एनरोलमेंट ले लेते हैं हमारे यहाँ, तो जैसे एक बच्चा बैच में किया, अब दोबारा उसको दूसरा बैच पढ़ना है, तो दूसरा बैच पढ़ने के लिए उसको फिर से फीस देनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसके पास लाइफ टाइम कार्ड होता है, तो वो इस कोचिंग के प्रेमाइसेस के किसी भी क्लासेस को, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, चाहे प्रैक्टिस हो, कोई भी क्लास करने के लिए फ्लेक्सिबल होता है। तब तक फ्लेक्सिबल है जब तक उसका सिलेक्शन ना हो जाए, चाहे उसका सिलेक्शन 6 महीने में हो और चाहे 6 साल में हो, उसको अब एक्स्ट्रा एक भी रुपए इस कोचिंग में देना नहीं। वो किसी होता भी लाइफ सब्जेक्ट के लिए? किसी भी सब्जेक्ट के लिए, किसी भी क्लास के लिए, किसी भी क्लास में बैठने के लिए, कोई भी कंडीशन को अवेल करने के लिए, सारी चीज़ें उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट होती तो सर ये मैनेज कैसे होता है? मतलब कि इतने ढेर सारे बच्चे फिर मतलब काफ़ी होते होंगे क्योंकि बच्चों का जल ज़्यादातर हम देखें कि उस समय लग जाता है निकलने में, तो सब क्लास में कैसे मैनेज करते हैं आप इतना कुछ? है। मैनेज पता नहीं, ईश्वर करता है, भगवान करते हैं, और बिल्कुल, बस बिल्कुल। बच्चों का प्यार होता है कि सब चल रहा है। इस कोचिंग को बहुत व्यापार में नहीं कन्वर्ट किया है, हुँ। शायद यही कारण है कि बहुत बड़े स्तर तक नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन सैटिस्फैक्शन बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। आज मैं और हमारे स्टूडेंट्स बहुत सैटिस्फाइड हैं अपने हुँ। इंस्टीट्यूट को लेके, अपने सिलेक्शन को लेके। सर, इस इतने साल में जितना सिलेक्शन दे दिए हैं, मैं आपके माइक पे बोलूँगा कि जितना सिलेक्शन दे दिए हैं ऑफ़लाइन कोचिंग में, हुँ। शायद ही किसी भी भारत के कोचिंग के लिए ड्रीम होता होगा। सर आपने कितने लोग यहाँ से सेलेक्ट होके निकल गए। सही बात। सर आपने इतने लोगों का सिलेक्शन करवाया है या कह लें उन्होंने उन्होंने मेहनत किया, हम लोग एक माध्यम हाँ, आए। मतलब लेकिन आपने पूरा एक रास्ता दिखाया। बट सर आपको क्या लगता है कि इसमें लक फैक्टर भी कुछ काम करता है कि सिर्फ मेहनत? मेरे लिए लक 1% फैक्टर होता है, बाकी 99% सर सबकी मेहनत। 1% लग 1% लक। मेरे हिसाब से, क्योंकि जो मैंने अपने सामने लोगों को बनते हुए देखा, मैंने हुँ। तो हुँ। ज़ीरो से लोगों को हीरो बनते हुए देखा और हीरो से लोगों को ज़ीरो बनते हुए देखा। सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर मेहनत है, तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। वो कहते हैं ना कि मंजिलें मिल ही जाएँगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। तो अगर आप मंजिल पाने के लिए अपने रास्ते में चल रहे हैं, तो फिर सफलता मिलनी तय है, उसमें कोई दो राय नहीं। लक मैटर करता है एक समय पे, लेकिन उस लक तक पहुँचने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि सर आपने स्टार्टिंग में बोला था ना कि 10% का फ़र्क होता है, ना पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ने वाले बच्चे। वो एसएससी की कंडीशन में मैंने बोला था। तो मतलब ऑलमोस्ट सब एक ही स्टेज पे आ जाते हैं, अगर 6 महीना 1 साल कोई तैयारी कर हाँ, लिया है हाँ, तो इन्हीं स्टेज में आ रहा है। एक वो कारण है ना, वो एसएससी का लूप होल है, क्योंकि वो एसएससी अपने प्रीवियस ईयर पेपर को रिपीट कर दे रहा है, अपने स्टैंडर्ड को सेट कर रखा है। अगर वही स्टैंडर्ड को इंक्रीज़ एक्सरसाइज़ करते कर दें, वो थोड़ा-सा अप एंड डाउन कर दें, तो फिर जैसे बैंक के पेपर में क्या कि वो बहुत अप एंड डाउन करता रहता है। कभी भी पैटर्न को चेंज कर देता है, कभी भी क्वेश्चंस के लेवल को चेंज कर देता है, कभी भी ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप सोचिए 1-1 नंबर, 2-2 नंबर कट ऑफ जाती है। हुँ, हुँ। 1.75 नंबर कट ऑफ जाती है एक सब्जेक्ट में, 60 नंबर के सब्जेक्ट में, 50 नंबर के सब्जेक्ट में 1-1 नंबर, 2-2 नंबर कट ऑफ जाती है, जबकि भारत का सबसे इंटेलेक्चुअल बच्चा बैंक का पेपर बैठता है। बिल्कुल। बीटेक वाला बैठा हुआ है, एमबीए वाला बैठा हुआ है, हुँ। किसी एमएनसी में काम करने वाला बैठा हुआ है, बीएससी करने वाला बैठा हुआ है, हर अच्छी-अच्छी जगहों से पढ़ा होने वाला बच्चा बैठा हुआ है, बीए, एमए वाला बैठा हुआ है, सब बैठे हुए हैं। ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग बैठने के बाद भी 2 नंबर, ढाई नंबर कट ऑफ जा रहा है, तो मतलब पेपर का लेवल क्या है? शानदार। पेपर का लेवल शानदार रखिए, हमेशा अच्छा बच्चा सिलेक्ट होता हुआ चला जाएगा। ये एक चीज़ समझना चाह रहे हैं, काफ़ी बच्चे हैं जो आते हैं बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक हर डिग्री के सरकारी नौकरी के लिए। वो कौन-सा समय होना चाहिए जब उनको समझ जाना चाहिए कि यार अब हो गया, अब हमको रुक जाना चाहिए? क्योंकि इतने लोग बैठेंगे, 90% लोग खाली हाथ ही वापस जाने नहीं, वाले। ये गलत बात है। 90% लोग खाली हाथ जाएँगे, खाली हाथ वो जाएगा जो लड़ा नहीं। मैंने आपके पॉडकास्ट में पहली बार बोला कि हारा वही जो लड़ा नहीं। हाँ, 90% लोग के विफल होने का कोई सबूत नहीं है। अगर आप लड़ेंगे, आप जीतेंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको सफलता मिलेगी। आपको लड़ना पड़ेगा, 100% लड़ना पड़ेगा। जैसे मैं एक छोटा-सा हुँ, बात बोलता हूँ
बहुत करोड़ों लोग थोड़ी ना तैयारी कर रहे हैं। कोई भी फॉर्म आप उठा के देख लीजिए, जैसे एसएससी का फॉर्म हो गया, 20 लाख 25 लाख लोगों ने पेपर दिया, है 25 ना? लाख 25 लाख लोगों ने जब पेपर दिया है, तो सर आप ये देखिए, सीजीएल में 15,000 वैकेंसी है, जीडी में 30,000 वैकेंसी है, या सीएचएसएल में 10,000 वैकेंसी है, या सीपीएसआई में 5,000 वैकेंसी है। तो आप देखिए, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीएसआई, एमटीएस, स्टेनो, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, इतनी सारी पोस्ट को आप मिला लेंगे तो 60-70,000 80,000 वैकेंसी तो आनी ही आनी है। ठीक तो है। 80-80 हज़ार लोग भी अगर जाएँगे, तो हर एक इंसान को हर 2 साल 3 साल पे मौका मिल जाएगा, अगर वो अच्छा है। और 80 हज़ार लोग एट अ टाइम कहीं किसी ऑर्गेनाइज़ेशन में सेलेक्ट हो रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप हमेशा सफल होंगे, बस आपको लड़ना छोड़ना नहीं। और अगर आप तैयारी के फ़ेज़ में आ रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि 1 डेढ़ साल 2 साल लगेगा। क्योंकि सपने कहते हैं ना, किसी ने बताया होगा, कहीं सुने होंगे हम लोग, कि घर और महल बनने में वक़्त लगता है, घर बनाने में समय नहीं लगता है, महल बनाने में वक़्त लगता है। तो सरकारी नौकरी हमारे भारतवर्ष में एक महल की तरह है, उसका निर्माण होने में वक़्त तो लगेगा। तो ऐसा आप फिर आपके हिसाब से ऐसा कोई मौका नहीं होना चाहिए जब हम सोचे कि नहीं यार अब हो गया अब नहीं सोचना चाहिए, नहीं नहीं सोचना सोचिए, चाहिए ये और बिल्कुल नहीं सोचना। हमेशा करते रहना चाहिए। करेंगे आप, हो जाएँगे। आपको इतना बड़ा मैंने एग्ज़ाम्पल बोल दिया सर, हम्म, 6-7 साल में, हाँ 6-7 साल बाद वही हम बोले वो बड़ा एग्ज़ाम्पल। उनका नाम सुन के हम और वो भी लड़की होके, 29 ईयर ओल्ड। आप सोच सकते हैं, हर की कितनी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लोग एवरेज परिवार में पैदा हुए हैं, जहाँ पे जी। एक लड़की को 29 साल की अवस्था तक शादी शादी किया जाए, ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। कितना प्रेशर उसने झेला होगा। तो ऐसी अवस्थाओं में भी लोग अच्छा कर रहे हैं, ऐसी अवस्थाओं में भी लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा। कितना डिप्रेशन के फेज से गुजरे होगे उसके बाद भी ओवरकम करते हुए टीचर्स पेरेंट्स हर किसी का साथ देते हुए आखिरकार बच्चे निकल जाते हैं। बिल्कुल निकल जाते हैं सर। सर मतलब कि आप इस कोचिंग के बारे में थोड़ी और फैसिलिटीज़ बता सकते हैं? मतलब कि हम जब आ रहे थे, एंटर कर रहे थे, हमने देखा साइट में कंप्यूटर लैब भी था। मतलब कि कंप्यूटर लैब का टाइपिंग के लिए मतलब किस तरीके से थोड़ा-सा आप कोचिंग के बारे में थोड़ा बता दीजिए कि सिलेक्शन अड्डा क्या-क्या प्रोवाइड करता है? सिलेक्शन अड्डा पहले जो क्लासेस कराती है, प्री हो, मेंस हो और इंटरव्यू, तीनों क्लासेस कराती है। और लैब की आपने बात किया, तो सर लैब हम लोग को हो गया लगभग डेढ़ साल हो गए स्टार्ट, 1 डेढ़ साल हो गए स्टार्ट हुए। लैब की फैसिलिटी स्टार्ट करने के पीछे शायद हम लोग को बहुत ज़्यादा इस पे इक्विपमेंट लगाने पड़े, बहुत एक्सपेंसेस लगे, और मैनेज कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट अभी भी दिक्कत है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की एक कॉस्ट होती है, कंप्यूटर की एक कॉस्ट होती है, एक जगह की एक कॉस्ट होती है, और हमारा फीस तब भी वही था, आज भी वही है। लाइफ टाइम कार्ड कोई भी लाइफ टाइम कार्ड सारा बच्चा, अच्छा हमारे यहाँ लगभग लाइफ टाइम कार्ड में ही लोग लेते हैं। तो कंप्यूटर लगाने के पीछे कारण ये था कि सारे बच्चों को लैब की फैसिलिटी दी जाए। सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम लोग तैयारी करते हैं, एक टीचर पढ़ाता है, आप पढ़ते हैं, तो उसके पढ़ाने का मोड जो है वो अलग है, आपके पढ़ने का मोड अलग है ना? लेकिन आपके पेपर देने का मोड अलग है। आप पेपर देते हैं एक कंप्यूटर के स्क्रीन पे, एक 2 बाई 2 के चैम्बर में बैठ के आप पेपर देते हैं, जहाँ पे एक छोटा-सा रफ से एक एक पन्ना होगा, उसी पे आप लिख, तो हर बच्चा भारत का तैयारी तो करता है, बहुत शानदार पढ़ता है, बहुत शानदार पढ़ाया गया होता है, लेकिन इंस्टेंटली वो एक ऐसे एटमॉस्फियर में जाता है, जिस एटमॉस्फियर को उसने कभी फेस नहीं किया होता है, जिसकी वजह से उसके स्पीड में थोड़ा अंतर आ जाता है। अब पेपर में 60 मिनट का समय होता है सर, 100 क्वेश्चंस होते हैं, स्पीड बहुत मैटर करता है। इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होने लगी, और सारे लोग बोलते हैं एक ही प्रश्न बोलते हैं सब लोग, और एक ही जवाब देते हैं, सर हमें आता तो था, लेकिन समय नहीं मिला। हुँ। आता तो था, लेकिन टाइम खत्म हो गया। सर क्वेश्चन तो बना लिया था, लेकिन टिक नहीं कर पाए। अब इसका जवाब हम लोगों ने ढूँढने की कोशिश किया, तो ये पता चला यार जो मेन चीज़ है उस पे तो काम ही नहीं हो रहा है। तो पता चला कि हम लोग उस मोड में तो प्रैक्टिस करा ही नहीं। जैसे अभी तक हम लोग प्रैक्टिस कैसे कराते थे, क्लास में बच्चों को बुला लिया, तो एक रफ शीट दे दिया, एक शीट दे दिया, बच्चा पेपर दे रहा है। जबकि इस पेपर में तैयारी कर रहा है, और जिस मोड में वो वो अलग है। पेपर करेगा, उसमें अंतर है। अंतर है। तो हम लोगों ने एक कंप्यूटर का सिस्टम लैब एस्टैब्लिश किया कि अब बच्चा यहाँ पे लैब टेस्ट देगा। अब हम लोगों का क्या होता है कि बच्चा आता है, लैब में टेस्ट देता है। 1 दिन पहले उसके मोबाइल पे मैसेज आता है कि आपका कल टेस्ट है इस टाइमिंग पे। 3 दिन वो टेस्ट लाइव होता है। एसएससी का 3 दिन, 3 दिन बैंक। टेस्ट लाइव होगा, जैसे ही 3 दिन कंप्लीट होगा, तुरंत उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हो जाएगा, और रिज़ल्ट पेस्ट कर दिया जाता है वहाँ पे बोर्ड पे कि आपका रिज़ल्ट आ गया, आप लोग देख लीजिए, 3 दिन। तो अब क्या है कि हर महीने एक बच्चे को 4 टेस्ट लैब में देने को मिल रहा है। मतलब वैसा लैब हम लोगों ने बनाया है, जैसा लैब एसएससी और बैंक एग्ज़ाम देती होता है है। सेंटर में। तो वो क्या है ना कि उसके दिमाग में जो एक फ़ोब था कंप्यूटर पे बैठने का, माउस को पकड़ने का, स्क्रीन को देखने का, पूरी आ और एक पेज पे सॉर्ट आउट करने का, वो भी चीज़ें क्या हो गई, थोड़ी खत्म हो गई। तो अब अगर उसके फेलियर का कारण बन रहा है, तो वो स्पीड नहीं बन रहा है, वो लैब का फ़ोबिया नहीं बन रहा है, अब उसकी नॉलेज नॉलेज बन रही है। बस। बिल्कुल। तो ये चीज़ मतलब वैसे स्टूडेंट्स के लिए अगर हम देखा जाए लाइफ टाइम कार्ड फ़ी में, उसी फ़ी में मतलब उसी कंप्यूटर लैब भी आप दे उसी फीस में एक्स्ट्रा। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा उनके लिए प्रॉफ़िटेबल है, क्योंकि इतने कम पैसे में जनरली
हम नहीं देख पाते कि लोग इतना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट अच्छी बात है। सर इसी के साथ फिर एक क्वेश्चन और मतलब कि हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, तो आप उन बच्चों के लिए आप क्या एडवाइस देना चाहिए? अगर आप कोई 2 चीज़ आप बोलना चाहें उन बच्चों के लिए? कोई भी टिप जो 12th के बाद सोच रहा है सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है, तो उसका माइंडसेट होना क्या चाहिए? मैं पहली बात, अगर कोई बच्चा गवर्नमेंट फील्ड में आना चाहता है और कंपटीशन की तैयारी करना है, तो मैं उसको यही स्ट्रिक्ट एडवाइस दूंगा कि 12th के बाद ही उधर जाओ। अपने ग्रेजुएशन के होने तक का इंतजार मत, क्योंकि आप 3 साल इंतजार मत करिए, क्योंकि आपको कंपटीशन फील्ड में जाना है और जो आप ग्रेजुएशन में पढ़ने वाले हैं उसका 90% चीजें आपके कंपटीशन में मिलने वाली नहीं है। तो मान लीजिए कोई पेपर की एलिजिबिलिटी है ग्रेजुएशन, तो आप 3 साल तक ग्रेजुएशन पे उस चीज पे काम कर रहे हैं जो केवल ग्रेजुएशन की डिग्री दिलाने के लिए काम आएगी, कंपटीशन के लिए नहीं काम होगी। तो मैं कहता हूँ कि साइड बाय साइड आप ग्रेजुएशन डालिए और साइड बाय साइड आप तैयारी करना शुरू करिए, ताकि दोनों एक साथ, इधर तैयारी कंप्लीट हुई, इधर ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन। कंप्लीट हुई, आप पेपर देंगे, आप अच्छा कर लेंगे। सर जब आप पे रिसर्च चल रही थी, तो मैं एक यूट्यूब स्क्रॉल कर रहा था और आपके बारे में रिसर्च कर रहा था सारी चीज़ें, तो मैंने एक वीडियो देखी थी। उसमें आप कम से कम 70-80 लोगों को इंटरव्यू के लिए गाइड कर रहे थे और उनकी ट्रेनिंग करा रहे थे। तो सर 70-80 लोग क्या आपके बैच से सेलेक्ट हो गए हैं इस कोचिंग में? हाँ, अभी आरआरबी पीयू का इंटरव्यू होने वाला था, तो उसमें आरआरबी पीयू का था या आईबीपीएस पीयू का था? यस, आईबीपीएस पीयू का था। तो मैं क्लास ले रहा था, डिस्क्रिप्टिव की क्लास ले रहा था, तो उसमें 70-80 बच्चे थे जो डिस्क्रिप्टिव के लिए बैठे हुए थे। तो लगभग देखा जाए तो इतने ही लोग। सर 70-80 काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। हाँ, ऑफलाइन के हिसाब से तो हाँ, तो मतलब कि क्या जादू कर दिया आप? लगभग ये हम लोग भी, ये क्वेश्चन आपने जो पूछा ना, ये बड़ा ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग लोग पूछा करते हैं। जैसे हम लोग का इंटरव्यू चलता है तो 50-60 लोग मिनिमम होते हैं, 60-60 लोग होते हैं। तो 60 लोगों में 60, मैं नहीं कह सकता हूँ कि 60 के 60 कोचिंग के थे, लेकिन 95% लोग इसी इंस्टीट्यूट के होते हैं। सो ये ईश्वर की देन है, माँ-बाप का आशीर्वाद है, कैसे लोग सेलेक्ट हो जाते हैं, क्या करते हैं, हम लोग तो मेहनत करते हैं। बाकी बच्चों का मेहनत है और एक सपोर्ट है, अच्छा कर लेते हैं और अच्छा रिजल्ट आता है हमेशा। नहीं एक्चुअली हम लोग भी एक्चुअली यहाँ तक ऐसे हम ना हमने कोचिंग करी है ना इसने कोचिंग करी है। आप तक पहुँचने का ज़रिया ही बच्चे हैं। हमने पूछा था बच्चों से कि कौन मतलब जो हम लोग के दोस्त यार हैं जो करते हैं इस गवर्नमेंट में, उनसे पूछा था कि हाँ किसका लें, किसका पॉडकास्ट लिया जा सकता है। तो सबका एक तरीके से कि हाँ हेमंत सर का ले लीजिए, हेमंत सर का ले लो, हेमंत सर का ले ले। हाँ। तो समझ लीजिए यहाँ तक हम लोग बच्चों की वजह से ही आए हैं। नहीं, थैंक यू वेरी मच। मैं आपके माध्यम से उन लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा जिनका भरोसा है हम लोगों पे। बाकी लोगों का सफल होना डिपेंड करता है मेहनत पे और एक गाइडेंस मिलती है। मैं क्या कहा आपसे कि सर इस भारत में इन सारे भगवानों में सब में हनुमान बनने की क्षमता थी। बिल्कुल, बस उनके जीवन में एक जामवंत आना चाहिए था। सही समय में जामवंत ने अगर स्ट्राइक कर दिया ना, तो हर हनुमान भगवान हो सकता है। बस एक जामवंत का होना ज़रूरी है। तो मैं सारे बच्चों को बोलता हूँ कि अपने हीरो को पहचानिए। वो हीरो इसी कोचिंग का नहीं हो, वो हीरो आपके जीवन में किसी भी माध्यम से कहीं पे भी पढ़ाई कर रहा हो, वो अपने हीरो का साथ मत छोड़िए। वो आपको हीरो, सुपर हीरो बना के छोड़। नहीं सर, ये बात एकदम सही है। इनफैक्ट मतलब कि कुछ बच्चे हमको मिले थे और वो बोले थे कि जब सेंटर पे गए थे, सेंटर पे सब लोग आपस में जाके बात करते, अच्छा तुमने कहाँ से कोचिंग की? अरे हम भी हेमंत सर से ही पढ़े हैं। अच्छा तुम वो है मतलब कम से कम वो लोग शायद 10, 12, 20 के आस-पास मतलब अच्छी खासी स्ट्रेंथ थी जो सेंटर पे वो लोग आपस में बात करके आए। हाँ, हाँ, हाँ। मतलब कि हमको एक बता और रहे थे। एक और कोइंसिडेंस बताऊँ मैं? हाँ, हाँ। ये टचवुड है, ईश्वर की कृपा। हो सकता है बहुत सारे लोग को बिलीव नहीं होगा, लेकिन ये बिलीव है वो बच्चों को जो जानते हैं। जब यहाँ मेंस का पेपर होता है, तो मतलब ये मान के चलिए कि हर सेंटर का चौथा पांचवा बच्चा सिलेक्शन अड्डा का होता है। बड़ी कृपा है ईश्वर की और बड़ा अच्छा लगता है ये सब चीज़ें। वैसी फीलिंग नहीं, लेकिन आप पढ़ाते भी उतनी अच्छे से हैं, सारी चीज़ सँभालते अच्छे से हैं। सर जब हम एंटर कर रहे थे, हम मतलब कि ऐसे एंटर कर रहे थे तो देखा यहाँ पे काफ़ी फ़ोटो-वोटो लगी है। तो मतलब हम वही सोच रहे थे कि हम काफ़ी कोचिंग दे जानते हैं कि वो लोग बैकग्राउंड में अंदर बोल देते हैं, भाई हम तुम्हें थोड़ा पैसा दे रहे हैं, रैंक हम तुम्हें फ़ोटो लगा रहे हैं। तो ये सब आपका आप क्या मतलब आपके साथ ऐसा होता है? बुरा मत मानिएगा, कि ऐसा होता है क्या? यही कहना चाहते हैं ना, खरीदी वाली एक रियल वाली है। हाँ, मतलब कि पैसा ये हमारे हर बच्चों को पता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं खरीद पाऊँ किसी को। तो सर सर पूरी दीवार भरी हुई है। मतलब रैंक 1 वगैरह कुछ एफसीआई की भी है, एसएससी की है, मतलब डिफेंस मतलब काफ़ी है। हाँ, स्टेनो में भी रहा ऑल ओवर इंडिया रैंक, स्टेनो की एक रैंक 1 है, एक एफसीआई की रैंक 1 है। अच्छा। और सीजीएल। रैंक 1 यहाँ इस कोचिंग से? हाँ, हाँ, हाँ। सीजीएल में भी 2020 डबल ईओ और
एक 900 रैंक, अभी काफ़ी बच्चे हैं अच्छा किए हैं। सर 2024 है, अगर बात करें सर लगभग कितने सिलेक्शन हुए होंगे आपके? ऐसे तो काउंट कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो ऐसा तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप मेरे फ़ेसबुक इंस्टाग्राम सिलेक्शन अड्डा के इंस्टाग्राम वॉल पे जाएँगे तो आपको मिलेगा, बहुत सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं। हर साल होते हैं और हम लोग एक बहुत बड़ा वो भी करते हैं, और मैं बताऊँगा अभी, आप अगर सिलेक्शन अड्डा यूट्यूब चैनल पे जाएँगे तो हम लोग एक एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लेते हैं। एक नाम होता है हमारा, सम्मान समारोह कराते हैं। हाँ, नाम होता देखा है। है एक सम्मान माँ-बाप के नाम। हाँ, हाँ। तो जब भी बच्चा सफल होता है, जैसे आपने कहा ना रैंक खरीदने की बात है सर, तो मतलब मैं क्या ही बोलूँगा, भाई किसी भी कोचिंग से पूछेंगे तो कहेगा नहीं, बाकी वास्तविकता तो यही है कि मुझे पता है कि खरीद सकता हूँ कि नहीं खरीद सकता हूँ। तो जैसे एक होता है ना कि हम लोग ना जब एक सम्मान समारोह करते हैं, जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो हम उनको सम्मानित नहीं करते हैं, हम उनके पेरेंट्स को करते हैं। अच्छा, तो एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव हम पिछले 3 साल से हम लोग ले रहे हैं, हमारी टीम। तो उसका स्लोगन ही यही है कि एक सम्मान माँ-बाप के नाम। तो उसमें हम लोग पेरेंट्स को बुला के अवार्ड देते हैं और उनको इस बात के लिए शुक्रिया कहते हैं कि 20 साल, 22 साल, 23 साल तक इसको झेलने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोग। और आपने अब इसको इस लायक बना दिया है कि अब ये आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो गया और सफलता अब सब इसके इर्द-गिर्द घूम रही है। तो हम लोग उनको सम्मानित करते हैं, नहीं हर हमने पेरेंट्स। हमने देखा कि मतलब कि माँ-बाप और मतलब कि हम समझ रहे थे कि कुछ फैमिली हाँ, हाँ, और ढेर सारी फ़ोटो हाँ, बहुत सही। ये ये मतलब कि लगभग जब सम्मान समारोह होता है 70, 80, 90 की ऐसे संख्या में होता है। अभी चलिए तो सर, हुआ था 2-3-4 महीने पहले, 2-3 महीने पहले। सर आपकी बात अच्छा नहीं करते हैं, तो आपको लेकिन क्या लगता है कि जो बाकी कोचिंगे में ये सब क्या चल रहा है, क्या ये सच है या कोई ये सिर्फ अब उसके बारे में तो मुझे कोई एविडेंस हमारे पास नहीं है और ना ही मैंने इसके बारे में जानने की कोशिश किया। अगर कोई टीचर ने कहा कि सिलेक्ट हुआ है तो डेफ़िनेटली सिलेक्ट हुआ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि वो ये बात टीचर को भी पता होगी, उस स्टूडेंट को भी पता होगी। तो एक्चुअली अगर स्टूडेंट देखो जैसे होता है ना कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, कहते हैं हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, हमारा। मेरे भाई मैं एक ही बात कहूँगा कि ऐसा बेटा ही क्या जो अपने बाप को ना पहचाने। है, ठीक है ना? अगर वो बेटा है तो अपने बाप को छाती गर्व से चौड़ा करके बोलेगा लाखों की भीड़ में, ये हमारा बाप है। तो अगर लगता है कि किसी भी गुरु के माध्यम से, किसी भी टीचर के माध्यम से, किसी भी लड़के के जीवन में व्यक्तिगत बदलाव हुआ है और वो सफलता के उस पड़ाव पे आकर खड़ा हुआ है, तो डेफ़िनेटली वो बिल्कुल नहीं चूकेगा लाखों करोड़ों के सामने आके बोलने में कि आज मैं जो भी हूँ इन्हीं की वजह से हूँ। तो अगर एक बच्चा किसी भी सोशल साइट पे आके बोल रहा है तो उस पे तो भरोसा करना ज़रूरी, बिल्कुल, बाकी बिल्कुल। उस मतलब कि बस ये हो जाता है कि कभी-कभी पोस्टर्स छपे रहते हैं, बट हाँ, जैसे आपने बोला पोस्टर की बात करेंगे तो हमारा तो पोस्टर पूरे इलाहाबाद में कहीं लगा ही नहीं है। और ना ही हम इस पे भरोसा करते हैं और ना ही हम लोग का पोस्टर लगता है। नहीं, सर आपके साथ मतलब कि ये पूरा सेशन एडवर्टाइज़मेंट में हमने आज तक पैसा कोई खर्चा नहीं किया। हमारा ऐड पे कोई पैसा नहीं। अच्छा, आपने बोला ना कैसे हम बरकरार रहते, तो हम लोग सर ऐड-वैड नहीं। सर जब हम खुद ही देख रहे हैं लाइफ टाइम फीस ही जब 8700 है, तब अब हम क्या ही हम सोचेंगे कि आप मार्केटिंग के लिए करेंगे पैसे खर्च? नहीं सर, आपके साथ ये पॉडकास्ट रख के काफ़ी अच्छा लगा हमें और आप सिलेक्शन अड्डा के बारे में भी जान के कि ये आधुनिक जीवन किस तरीके से आपका भी बीता और आपने कितने प्रयत्न करके आप इस मुकाम तक पहुँचे हैं। ये सुनकर मतलब कि हमको खुद अंदर से कॉन्फिडेंट फ़ील होता है कि यार ज़िंदगी में ना कुछ भी पाने के लिए अटूट मेहनत करो, सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। सर जाते-जाते ये कोई भी मोटिवेट करने के लिए बच्चों को जो 5-5 6-6 साल से अटेम्प्ट देते जा रहे हैं, सीजीएल का हो गया, बैंक का हो गया, एसएससी का हो गया, उनके लिए कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे भाई मैं सारे अपने बच्चों को बोलूँगा, बच्चे, दोस्त जो भी कह लीजिए, सारे सारे लोगों में एक ही बात बोलूँगा हुँ। कि यार टूटो मत। दुनिया क्या बोल रही है, रिश्तेदार क्या बोल रहे हैं, जानने वाले क्या बोल रहे हैं, दोस्त क्या बोल रहे हैं, बस याद रखना उस हीरो को मत बोलना, जो हीरो तुमको 6 साल बाद भी बोल रहा है कि तुम चिंता मत करो। तुम नहीं बे तो कौन? अगर तुम नहीं कर सकते हो तो कौन करेगा? तो अगर ऐसा हीरो तुम्हारे जीवन में है, तो तब तक लड़ो, जब तक झंडा गाड़ मत दो। तो रुकना नहीं, चलते रहना, मंजिलें मिल ही जाएँगी, 100% मिल जाएँगी। नमस्कार सर। इसी धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सारे लोगों का। बाकी सारे आपके व्यूअर को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों। तो फिर आज हमारा पॉडकास्ट यहाँ तक था। अगली मुलाकात हम करेंगे किसी और प्रयागराज के मशहूर लोग के साथ। तो तब तक आप सिलेक्शन अड्डा के सर, हेमंत सर को देखते रहिए और नीचे बताइएगा कमेंट सेक्शन में लिखकर कि आपको अगला पॉडकास्ट किसके साथ चाहिए या हम किन के साथ मुलाकात कराएँ आपकी। धन्यवाद। धन्यवाद।